So I hope you all are doing well. Welcome to Campus Monk. So today in this video we are going to solve the Infosys important previous year question. Now both the questions are very important. इसमें हम क्वेश्चन के साथ साथ कंसेप्ट को भी समझेंगे. Now these questions are important for Infosys SP role and DSC role because previous year same pattern questions आए हैं. उन mock में भी उन्होंने जो questions provide करे हैं they are the questions जो कि similar हैं. Right. सो अब आपको इस पीपीटी में सॉल्यूशन मिल जाएगा. यू कैन सी इन जावा, इन पाइथन एंड इन सी प्लस प्लस फॉर बोथ द क्वेश्चंस. तो इफ यू वांट द पीपीटी तो आपको कमेंट सेक्शन में पीपीटी लिखना होगा. प्लस बोथ द क्वेश्चंस आर वेरी गुड, तो एक बार एंडिंग तक वीडियो को जरूर देखना. एंड इफ यू लाइक द वीडियो तो प्लीज कमेंट कर देना. एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू राइट पीपीटी इन द कमेंट सेक्शन. सो थैंक यू सो मच. लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. Okay, so let's start with the very first question, that is the food stem. Right, अब ये Infosys का ही mock sample question है and this is very interesting and a good question. So let's understand it. So सबसे पहले हम आ जाते हैं that what the question states. The question says that you want to buy food from a store, right? You have a scoring system that uses a unit called taste points. Okay. Each time you buy a type of food, you can measure its tastiness by the number of taste points you get from that food. तो अब तक हमें इतना क्लियर है. बेसिकली एक स्टोर है जिस स्टोर से हम फूड को परचेज करते हैं और हमारे पास एक ऐसा स्कोरिंग सिस्टम है जिससे मैं उस पर्टिकुलर फूड का टेस्ट पॉइंट पता कर सकती हूँ. राइट. और जब भी मैं उस शॉप से कुछ फूड बाय करती हूँ तो हम उसकी टेस्टीनेस कैसे पता करते हैं? जो भी उस फूड का टेस्ट पॉइंट होगा उसकी हेल्प से. नाउ यू हैव एनी टाइप ऑफ फूड्स, यू कैन बाय एनी टाइप एनी नंबर ऑफ टाइम्स. तो अब आप किसी शॉप पे जा रहे हो, उस शॉप पे आप उस फूड को जितनी मर्जी बार ले सकते हो, सेम फूड को भी. राइट. और टोटल एन टाइप्स के फूड होंगे उस शॉप पे. मतलब कि अगर एन की वैल्यू आपके पास 3 है तो मतलब इस शॉप पे 1, 2 एंड 3 तीन तरीके के अलग अलग फूड्स है जिनको आप बाई कर सकते हो. एंड एनी नंबर ऑफ टाइम आप इसे बाय कर सकते हो. नाउ you can buy any number of time as long as the total number of meals not exceed m. Now this is important point. m यहाँ पे क्या है कि आप टोटल कितनी मैक्सिमम मील्स शॉप से ले सकते हो. राइट. सो अगर आपने m मील्स ले ली सो दैट इज डन. आप m से ज्यादा मील्स को नहीं ले सकते फ्रॉम द शॉप. However, you don't want to grow tired of a food. If you buy it too often, therefore you will get VI minus DI into TI minus 1. अब ये फॉर्मूला मैं आपको बहुत अच्छे से अभी एक्सप्लेन करने वाली हूँ. Taste point when you buy the ith type of food for the Tith time. Now this is important. Find the maximum number of taste points you can achieve. आपके पास इनपुट के अंदर फर्स्ट लाइन क्या होगी? फर्स्ट लाइन कंटेन नंबर ऑफ फूड आइटम्स. सेकेंड लाइन डिनोट्स एम. एम मीन्स कि हम कितने फूड्स को खरीद सकते हैं. उसके बाद आपके पास ईच लाइन फ्रॉम आई टू एन टाइम जो सब्सिक्वेंटली आएंगी वो हमें बताएंगी दैट डिस्क्राइबिंग वी आई, मतलब उस फूड का टेस्ट पॉइंट कितना है, बिकॉज वी आई आर के अंदर वो गिवन होगा. एंड नेक्स्ट आई से लेके एन तक सब्सिक्वेंट लाइंस में क्या होगा? डिस्क्राइबिंग डी आई. डी आई मीन्स कि उस टेस्ट की कितनी डिक्रीज होगी. लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल, इट विल बी मोर बेटर. सो हियर यू कैन सी इन द केस वन. अब केस वन में क्या है? 1, 1, 5 और 2. ठीक है. ये आपके पास इनपुट में गिवन है. इनपुट में 1 का मतलब है n कि टोटल कितने आइटम है शॉप में? एक आइटम है. दूसरे 1 का मतलब है m, मतलब आप इस दुकान से कितनी चीज खरीद सकते हो? सिर्फ एक ही चीज खरीद सकते हो. 5 का मतलब है उस आइटम का, जो एक आइटम है शॉप के अंदर, उसका टेस्ट पॉइंट कितना है. सो उसका टेस्ट पॉइंट आपके पास गिवन है. और 2 का मतलब है डिक्रीजिंग. अब डिक्रीजिंग से क्या मतलब है? देखो, इट्स सिंपल. लेट्स से दिस इज अ शॉप. अब दिस इज यू. अब आप इस शॉप पे जा रहे हो. इस शॉप पे लेट्स से 3 हमारे पास थिंग्स है, 1, 2 एंड 3, मतलब कि 3 तरीके की फूड आइटम्स है. नाउ अब मैं पहली बार इस शॉप पे गई और ये जो फर्स्ट फूड आइटम है अगर मैं इसे खरीदती हूँ तो मेरा टेस्ट पॉइंट 5 हो जाता है. अगर मैं सेकेंड वाली आइटम को खरीदती हूँ मेरा टेस्ट पॉइंट इसके लिए है अभी के लिए 3. इसके लिए मेरा टेस्ट पॉइंट है 6. और फर्स्ट फूड को लगातार खरीदने पे जो डिक्रीजिंग फैक्टर है, डी मतलब डिक्रीजिंग फैक्टर, वो है यहाँ पे 2 का, यहाँ पे 1 का और यहाँ पे भी 2 का. अब अब ये तो इनपुट है. अब होगा क्या? मैं इस शॉप पे गई, मैंने फर्स्ट वाले फूड को लिया तो मेरा टेस्ट पॉइंट हो गया 5, क्योंकि मैं उस फूड को पहली बार ले रही हूँ. इस वजह से जो भी मेरे पास एग्जैक्ट वैल्यू थी, दैट वैल्यू इज माई टेस्ट पॉइंट. अब मैं दोबारा से उस शॉप पे गई. राइट. और यहाँ पे लेट से एम की वैल्यू है 4, मतलब मैं सिर्फ इस शॉप से 4 आइटम्स को ले सकती हूँ, जिसमें से एक आइटम मैंने ले ली, मेरे पास टेस्ट पॉइंट 5 आ गया. तो अब मैं 3 आइटम्स और ले सकती हूँ. तो मैं अगली बार गई और अगली बार भी मैंने सेम फर्स्ट वाला फूड लिया. फर्स्ट वाला फूड का टेस्ट पॉइंट इस बार 5 नहीं रहेगा,
इस बार उसका टेस्ट पॉइंट होगा 5 - 2, बिकॉज अगर मैं एक ही फूड को एक से ज्यादा बार वहां पे जाके लेती हूँ तो उसका टेस्ट का कुछ डिक्रीजिंग फैक्टर होगा, और इस 5 का डिक्रीजिंग फैक्टर 2 है, इसीलिए मैंने -2 कर दिया। तो मतलब अब मैं इस दुकान से 2 बार उन चीजों को खरीद चुकी हूँ। फिर मैं तीसरी बार फिर उस शॉप पे गई और फिर से मैंने फूड आइटम 1 को ही बाय किया। अब जब मैंने तीसरी बार भी फूड आइटम 1 को बाय किया तो 5 - 2 × 2, बिकॉज ये जो माइनस हम डिक्रीजिंग फैक्टर लगा रहे हैं ये मल्टीप्लाई होता रहेगा। मैंने पहली बार सेकंड टाइम लिया तो मल्टीप्लाई बाय 1 हुआ, उसके बाद लिया तो मल्टीप्लाई बाय 2 हुआ। अब इसके बाद भी अगर जो मेरे पास एक टर्न बचती, मैं यही फूड आइटम लेती, तो 5 - 2 × 3 हो जाता। राइट, तो इस टाइप से हम अपने टेस्ट फैक्टर को निकाल रहे हैं। और अगर आप इस चीज को ध्यान से देखो, व्हाट इज दिस, 5 क्या है, VI, कि उस पर्टिकुलर फूड का टेस्ट पॉइंट क्या था, प्लस इसके बाद -2 क्या है, डिक्रीजिंग फैक्टर। तो ओके फाइन, यहाँ पे माइनस आना चाहिए था, सो -DI, डिक्रीजिंग फैक्टर। बट इस डिक्रीजिंग फैक्टर को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, कितने टाइम्स हमने उसे किया, तो जितने भी टाइम्स किया, लेट्स से मैं फर्स्ट टाइम आई तो फर्स्ट टाइम t - 1 से मल्टीप्लाई करा देते हैं, बिकॉज फर्स्ट टाइम अगर मैं ले रही हूँ तो 1 - 1 0 हो जाएगा, सो कुछ भी डिक्रीज नहीं होगा। नेक्स्ट टाइम 2 - 1 में एक बार माइनस होगा, सो दैट्स वाई ये फॉर्मूला आई विल सेड यू आपके पास इधर क्वेश्चन में गिवन है। आई थिंक कि अब आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा व्हाट दिस फॉर्मूला इंडिकेट्स। ठीक है, अगर अभी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है, एक बार तो मैं कहूंगी थोड़ा सा वीडियो को पीछे करना, दोबारा से देखना, क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन अगर क्लियर है तो थिंग्स आर गुड। अब क्वेश्चन और अच्छे से क्लियर होगा विद दिस सेकंड एग्जांपल। ठीक है, इससे एक बार एंटायरली समझते हैं। तो देखो सबसे पहले है 2, 2, 5, 7, 2 और 4। इस 2 का मतलब है टोटल नंबर ऑफ एरे में कितनी वैल्यूज है, कितने फूड आइटम्स है। इसका मतलब है कितने आइटम्स को खरीदना है। इसका मतलब है फर्स्ट वाली फूड आइटम का टेस्ट पॉइंट, सेकंड वाली फूड आइटम का टेस्ट पॉइंट, फर्स्ट वाली फूड आइटम का डिक्रीजिंग वाला पॉइंट कि कितने से डिक्रीज करते रहना है हमें, और ये सेकंड वाली फूड आइटम का डिक्रीजिंग पॉइंट। तो इस टाइप से आपको इनपुट गिवन है। नाउ जब मैं अब अगर मैं फर्स्ट वाले फूड को चूज करती, लेट से मैंने सिर्फ फर्स्ट वाले फूड को चूज किया, तो मेरे पास क्या क्या टेस्ट पॉइंट बन सकते हैं वो यहाँ पे लिख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट टाइम मैंने फर्स्ट को चूज किया तो 5 टेस्ट पॉइंट आया। अगली बार 5 - 2 × 1, मतलब कि टेस्ट पॉइंट बन गया 3। फिर अगली बार 5 - 2 × 2, मतलब टेस्ट पॉइंट बन गया 4। फिर अगली बार 5 - 2 × 3, मतलब टेस्ट पॉइंट बन गया -1। तो जैसे ही टेस्ट पॉइंट नेगेटिव में आ रहा है, इट मीन्स कोई फायदा नहीं है अब इस टेस्ट पॉइंट को कंसीडर करके, तो यहाँ पे हम स्टॉप कर सकते हैं अभी के लिए। ठीक है, बिकॉज इसके बाद हमारे टेस्ट पॉइंट डिक्रीज होंगे। तो अगर मैं फर्स्ट फूड को चूज करती और मुझे सिर्फ 2 ही मील्स लेनी थी और मैं दोनों बार फर्स्ट फूड को लेती, तो 5 और 3, तो दैट इज, सॉरी यहाँ पे 1 आएगा नॉट 4, माई मिस्टेक। राइट, सो 5 + 3 दैट इज 8। सो इस केस में 8 हमारे पास टेस्ट पॉइंट बनता। अब क्वेश्चन क्या है कि ये जो टेस्ट पॉइंट है मुझे इसे मैक्सिमाइज करना है, बट ये था अगर मैं सिर्फ फर्स्ट फूड को चूज करती। अगर मैं सेकंड वाले फूड को चूज करती तो क्या होता, सेकंड वाले फूड का पहली बार में टेस्ट पॉइंट 7 है तो पहली बार में 7 आता। अगली बार में फिर जाती तो इट विल बी 4 से डिक्रीज होगा, इट मीन 7 - 4 × 1, मतलब 3। अगली बार 7 - 4 × 2, मतलब कि -1। तो इस केस में अगर मैं दो आइटम्स को पिक करती तो मेरा टेस्ट पॉइंट बनता 7, 8, 9, 10, मतलब कि 10। बट मैं ऐसा भी तो कर सकती थी कि मैं एक बार फर्स्ट वाली आइटम को बाय करती जिसका टेस्ट पॉइंट 5 था, और अगली बार शॉप पे जाके मैं सेकंड वाली आइटम को लेती जिसका टेस्ट पॉइंट 7 था। क्योंकि इन्हें प्लस करने से हमारे पास 12 आ रहा है जो कि हमारा मैक्सिमम टेस्ट पॉइंट बन सकता है। तो इसीलिए 12 हमारा आंसर होना चाहिए, एंड हियर ऑल्सो वी कैन सी इन द आउटपुट सेक्शन हमारे पास 12 आंसर आ रहा है। राइट, तो इस क्वेश्चन में क्या था, आपने पहले फर्स्ट फूड के टेस्ट पॉइंट बना लिए, निकाल के रख लिए, सेकंड पॉइंट के जितने पॉसिबल टेस्ट पॉइंट्स है वो हमने निकाल लिए। नेगेटिव के बाद हम नहीं चल रहे बिकॉज नेगेटिव डिक्रीज करेगा, और मुझे इस क्वेश्चन में मैक्सिमाइज करना है। राइट, और उसके बाद इन दोनों में से फिर हम क्या करेंगे, दोनों को अगर मैं कंबाइन कर दूं फर्स्ट वाले और सेकंड वाले को, तो मेरे पास क्या बनेगा 7, अगर और इसे मैं ऑर्डर में भी लिख दूं 5, उसके बाद इधर वाली वैल्यू 3 है, इधर वाली वैल्यू भी 3 है, सो 3 3, देन इधर 1 है, देन दोनों जगह -1 है। क्वेश्चन में बोला है m की वैल्यू 2, मतलब सिर्फ दो ही को आप पिक कर सकते हो। अगर आप दो को पिक कर सकते हो तो आप टॉप 2 को पिक करोगे, 7 + 5 करोगे और आपके पास आंसर आ जाएगा। सो इस क्वेश्चन को करने का वेरी ब्रूट फोर्स अप्रोच आपको क्या लग सकता है, द वेरी फर्स्ट अप्रोच जिससे आप इसको ट्राई कर सकते हो, दैट विल बी क्या, फाइंड कर लो ऑल टेस्ट पॉइंट्स।
जैसे यहाँ पे मैंने फर्स्ट फूड के निकाल लिए, फिर मैंने सेकंड फूड के निकाल लिए, और उन्हें कंबाइन कर दो, और उसमें से जो भी आपके टॉप के m होंगे उन्हें पिक कर लो और उन्हें सम कर दो, दैट विल बी योर आंसर. बट दिस कैन बी अ सॉल्यूशन, बट ये हमारा परफेक्ट सॉल्यूशन नहीं हो सकता, बिकॉज हियर यू कैन सी द कॉन्स्टेंट्स आर टू हाई, 10 raised to power 5, 10 raised to power 9, 9, 9. तो डेफिनेटली अगर आप इसे ब्रूट फोर्स से करोगे, इट विल गिव यू टीएलई, टाइम लिमिट एक्सीड. मे बी बाय द ब्रूट फोर्स अप्रोच आपके एक या दो टेस्ट केसेस पास हो जाए, बट नॉट एवरी टेस्ट केस विल पास. सो इसके लिए हमें एक बेटर सॉल्यूशन को देखना पड़ेगा. बट बिफोर मूविंग टू द बेटर सॉल्यूशन, हम एक बार ये थर्ड वाला एग्जाम्पल भी कर लेते हैं, इन केस अगर अभी भी आपको कोई भी डाउट हो इस क्वेश्चन में. तो इसमें दिस इज n, दिस इज m, दिस इज फर्स्ट, अगर n की वैल्यू 3 है, 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, ये तीनों वैल्यू हमारे टेस्ट पॉइंट है, मतलब v ऑफ i की बात हो रही है. इट्स नॉट प्लस साइन, इट्स एक्चुअली इक्वल टू मुझे लिखना चाहिए. और ये वाले जो है दैट इज माई डिक्रीजिंग फैक्टर, सो d ऑफ i. ओके. अब अगर मैं फूड वन की बात करूं, अगर मैं फूड वन को पिक करती हूँ जिसका करंट टेस्ट पॉइंट 5 है, और मुझे कितनी बार लेने, पांच पांच लेने हैं टोटल, ठीक है. तो फूड वन, फूड टू और फूड थ्री, तीनों के टेस्ट पॉइंट यहाँ पे देख लेते हैं बना के. सो यहाँ पे टोटल 5 हो गया. हेयर हमारे पास इसका है 7 और इसका है 9. फाइन. अब अगली बार जब मैं इसी को लूंगी तो इसका डिक्रीजिंग फैक्टर कितना है, 2 है. हेयर आई कैन सी इट्स 2, तो इट विल बिकम 3. अगली बार 3 में से 2 गए और डिक्रीज होके इट विल बिकम 1. अगली बार 1 में से 2 गए, इट विल बिकम -1. तो हम यहाँ पे स्टॉप कर देंगे बिकॉज नेगेटिव वैल्यू आ रही है. अब हम नेक्स्ट फूड पे चलते हैं. नेक्स्ट फूड पे 7 है, डिक्रीजिंग फैक्टर हमारे पास 4 है, तो 4, 5, 6, 7 मतलब 3. देन अगेन 4, तो -1 आ गया. अब मैं थर्ड फूड के लिए चेक करती हूँ. तो थर्ड फूड के लिए सबसे पहले मेरे पास 9 है, राइट. 9 के बाद नेक्स्ट हमारा डिक्रीजिंग फैक्टर यहाँ पे 6 है, तो इट विल बिकम 3. देन 3 में से 6 गए, इट विल बिकम -3. तो मैंने यहाँ पे जो भी मेरे पास पॉसिबल टेस्ट फैक्टर थे, पॉजिटिव वाले बन सकते थे, वो बना लिए और नेगेटिव आने पे स्टॉप कर दिया. अब मुझे इसमें से पिक कितने करने हैं, आई हैव टू पिक 5 आउट ऑफ दिस. सो हाउ कैन आई पिक द 5? मैं मैक्सिमम 5 पिक कर लेती हूँ, मतलब मैं अगर मैं इन सबको एक साथ रख दूं और सॉर्ट कर दूं डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो इट विल बी 9, 7, 5, राइट. देन 3, 3, 3, देन -3, -1, -1. सो दिस इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर. इसमें से मैं फर्स्ट 5 अगर पिक करूं, सो दीज आर माई फर्स्ट 5. और इन सबको अगर मैं प्लस कर दूं, सो 3 + 3 6, राइट. सो 9 + 6 इज 15, 15 + 5 इज 20, एंड 20 + 7 इज 27. तो दैट्स वाई हमारे पास आउटपुट में भी 27 आ रहा है. सो आई थिंक कि इसके बाद अब आपको क्वेश्चन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि क्वेश्चन में बोला क्या गया, बिकॉज हमने हर एक डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल के साथ इसको समझ लिया है. फाइन. सो नाउ द थिंग इज की ब्रूट फोर्स अप्रोच हो सकती है, हर एक का टेस्ट पॉइंट ऐसे इंडिविजुअली निकालना, बट डेफिनेटली टाइम कॉन यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स आर हाई. सो आप उसे जरूर ट्राई करके देखना, आई विल से, ताकि आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी इंक्रीज हो. बट हेयर वी गो टू सम ऑप्टिमल सॉल्यूशन जो कि आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व कर सकते हो अगर चाहो तो. सो सी, अब हो क्या रहा है, हर बार हम एक पैटर्न को ऑब्जर्व कर रहे हैं. वो पैटर्न क्या है कि हम कुछ कैलकुलेशन कर रहे हैं, एंड उस कैलकुलेशन के बाद हम मैक्सिमम को पिक कर रहे हैं. और मुझे मैक्सिमम को कितने टाइम्स पिक करना है, m टाइम्स पिक करना है. ऐसा ही है. तो इन दिस सिचुएशन हम कौन से डेटा स्ट्रक्चर को यूज कर सकते हैं जो मुझे अभी के प्रेजेंट डेटा में से, या जो भी मैं कैलकुलेट कर लूँ उसके बाद जो डेटा बनेगा उसमें से मुझे मैक्सिमम वैल्यू ला के दे दे. सो इट मीन्स वी कैन यूज मैक्स हीप इन दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस, राइट. तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो जैसे कि मेरे पास अभी फूड में क्या क्या थी, v इक्वल्स टू 5, 7 और 9, और d डिक्रीजिंग फैक्टर हमारे पास था अगर 2, 4 और 6. इस सिनेरियो में अगर मैं एक मैक्स हीप क्रिएट कर रही हूँ, अब इस मैक्स हीप के अंदर मैं v और d दोनों को स्टोर करा रही हूँ, ठीक है. तो अगर मैं ऐसे ऐसे स्टोर करा दूं, 5, 2, देन वी हैव 7, 4, देन वी हैव 9, 6, इस हिसाब से, राइट. एंड बिकॉज इट इज अ मैक्स हीप, तो इसमें से मैक्सिमम वैल्यू को हम अगर पिक करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू मेरे पास आएगी 9. सो मैं 9 को पिक कर लूंगी. बट जैसे ही मैंने उसे पिक किया, मुझे अब नेक्स्ट टाइम के लिए इसे करेक्ट करना होगा ना, बिकॉज नेक्स्ट टाइम अगर मैं फिर से इसे चूज करूंगी, इट विल बी नॉट 9, इसमें से डिक्रीजिंग फैक्टर माइनस हो जाएगा, तो इट विल बिकम 3. ओके. नेक्स्ट टाइम अब इनमें से बड़ी वैल्यू कौन सी है आउट ऑफ 5, 7 एंड 3? 7. तो वी आर गोइंग टू पिक 7 एंड अवर m हियर इज 5. ओके. 7 को पिक किया, फाइन. अब डिक्रीजिंग फैक्टर की वजह से इट विल ऑल्सो बिकम 3. ओके. सो नेक्स्ट टाइम हमने किसे पिक किया, 5 को, बिकॉज वो अभी इन तीनों में से मिनिमम है. डिक्रीजिंग फैक्टर की वजह से इट्स ऑल्सो गोइंग टू बिकम 3, राइट. अब इसके बाद हम पिक कर सकते हैं, मे बी हम इसी को पिक कर लेते हैं बिकॉज लास्ट अपडेटेड है. तो हमने 3 को पिक करा एंड इट विल बिकम 1.
अब इन तीनों में से मिनिमम इस 3 को कर लेते हैं एंड इट विल बिकम, हियर वी कैन सी हमने जैसे ही 3 को पिक किया -4 के इट विल बिकम -1। ओके, नेक्स्ट टाइम। अब अभी तक यहाँ पे m कितने थे 5, तो हम 5 वैल्यूज को पिक कर चुके हैं, तो बस मैं इन सबको प्लस करती रहूंगी एंड एट द एंड मेरे पास 27 आंसर आ जाएगा। सो बेसिकली यूजिंग दिस मैक्स हीप हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। फाइन। सो आई होप यू गेट द इंट्यूशन। अब ये कोड मैंने आपको यहाँ पे सी प्लस प्लस, जावा और पाइथन तीनों में ही हमने सॉल्व किया। सो लेट्स कम टू द कंपाइलर एंड लेट्स ट्राई टू सॉल्व इट हियर। अब हम इसे एकदम स्क्रैच से ही सॉल्व कर रहे हैं। इट मीन्स कि हम इनपुट आउटपुट एंड एवरीथिंग वी आर डूइंग बाय अवर ऑन। सो सबसे पहले फॉर इनपुट आई एम टेकिंग स्कैनर क्लास, न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। इसकी सॉल्यूशन जावा एंड पाइथन में भी अवेलेबल है फ्रॉम द पीडीएफ जिसमें हम कर रहे हैं। सो डोंट नीड टू वरी, इफ यू वांट द पीडीएफ तो आप हमारे ग्रुप्स में देख लेना और एक बार कमेंट सेक्शन में पीडीएफ लिख लेना। सी, जब भी हम कमेंट सेक्शन में आपको पीडीएफ लिखने को बोलते हैं, हम पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं इन अवर व्हाट्सएप ग्रुप्स। अगर आप व्हाट्सएप कम्युनिटीज में नहीं हो तो उसके लिए हम आपको लिंक देंगे, आप वहां पे आ जाइए एंड देन यू विल गेट द पीडीएफ। ओके, सो सबसे पहली चीज जो हमें चाहिए दैट विल बी द n, राइट? सो sc डॉट नेक्स्ट इंटीजर करके वी विल गेट द वैल्यू n। The next value we have is m. m means हम यहाँ पे बोल सकते हैं that we want कि कितने मुझे पिक करने हैं, that is also an integer value. So next int, okay fine. So इसके बाद अब और क्या चाहिए? Next I have to create an array v, new integer जिसका साइज n होने वाला है, right? And इसमें मैं यूजर से वैल्यूज को इनपुट कराऊंगी. So I will start from 0 till n. And what I will do inside this v of I, I'm going to sc dot next integer. हम इसके अंदर वैल्यू को इंसर्ट करवा लेंगे. So till here things are done. I hope you understand it. Now what is the next thing जो हम कर रहे हैं? The next thing will be v के बाद मुझे एक डिक्रीजिंग वाला array भी इनपुट में मिल रहा है. So हमने वो भी n size का array create कर लिया and from the user we are going to take the values. So I less than n, I plus plus. अब ये करने के बाद अब मैं d of I अगर देखूं, right, it will be sc dot next integer. So I hope you get it. यहाँ तक हमने अपने input section को complete कर लिया है. नाउ एज आई टोल्ड यू कि हम इस क्वेश्चन को मैक्स हीप की हेल्प से करेंगे, राइट? तो वो हम प्रायोरिटी क्यू की हेल्प से क्रिएट कर सकते हैं. सो लेट्स कम टू दैट पार्ट एज वेल. सो हम यहाँ पे मैक्स हीप को यूज कर रहे हैं, राइट? सो व्हाट वी विल डू, हम यहाँ पे एक प्रायोरिटी क्यू बना लेते हैं, राइट? अब इसके अंदर मुझे दोनों चीजों को स्टोर कराना था, राइट? सो उसके लिए व्हाट वी विल डू, बिकॉज मुझे वी और डी दोनों को कराना है एंड एज पर द कॉन्स्टेंट्स दे कैन बी वेरी लार्ज नंबर. इफ यू कैन सी हियर 10 रेज टू पावर 5, 10 रेज टू पावर 9, इट मीन्स कि इंटीजर के अंदर दीज वैल्यूज कांट गेट स्टोर. सो इसके लिए हम यहाँ पे लॉन्ग क्रिएट करते हैं, राइट? हमने एक लॉन्ग एरे ले लिया. सो आई कैन जस्ट मेक अ लॉन्ग एरे. एरे क्यों? बिकॉज हम दोनों चीजों को स्टोर कराने वाले हैं, वी एंड डी बोथ थिंग्स. ओके, एंड पी क्यू इज द नेम ऑफ द प्रायोरिटी क्यू. देन मैंने यहाँ पे एक प्रायोरिटी क्यू क्रिएट कर दी एंड दिस. अब ये जो मैं क्यू बना रही हूँ ना, प्रायोरिटी क्यू, देखो जावा के अंदर क्या होता है जनरली, जो भी प्रायोरिटी क्यू होती है वो बाय डिफॉल्ट मिन हीप होती है, नॉट मैक्स हीप. तो मुझे इसे मिन हीप बनाना होगा. तो मुझे इसके अंदर कंपैरेटर को डिफाइन करना पड़ेगा कि जो भी मेरे पास दो वैल्यूज होंगी ए और बी, उसको हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे. तो लॉन्ग डॉट कंपेयर मेथड को मैंने कॉल कर दिया. अब इस कंपेयर मेथड में मैं लिख रही हूँ बी ऑफ जीरो कॉमा ए ऑफ जीरो. बट इट मीन्स कि जो भी मेरे पास ए और बी वैल्यू, इसमें हम जो भी इंटरनली ये ए और बी वैल्यू लेगा, उसमें बी ऑफ ए को मैंने आगे रख दिया. इट मीन्स कि अगर मैं यहाँ पे ए लिख देती और यहाँ पे बी लिख देती इसके बाद, तो ये मिन हीप बनता, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जावा के अंदर इट इज मिन हीप. बट इसे मैक्स हीप करने के लिए हमने बी को आगे रख दिया. ठीक है, अब क्या होगा, हमेशा ये वाली वैल्यू लार्जर होगी. सो बाय डिफॉल्ट मैक्स हीप क्रिएट हो गया. सो एक बार इसको अच्छे से समझ लेना. एंड द नेक्स्ट थिंग जो हमें करनी है, यहाँ पे हमने जस्ट क्रिएट कर दिया, राइट? सो सेमीकोलन हियर, वी नीड वन, नॉट हियर, हियर. ओके, सो अब इसके बाद मुझे क्या करना है, इंसर्ट एवरी फूड इनटू हीप, राइट? नाउ हाउ कैन वी डू दैट? सिंपल, हम एक आइट्रेट करते हैं लूप में फ्रॉम 0 टिल n एंड आई प्लस प्लस. और ये करने के बाद देखो, अब एक इम्पॉर्टेंट चीज मुझे क्या देखनी है,
कि जो भी मेरे पास v ऑफ i में वैल्यू बनती है, अगर वो वैल्यू कभी नेगेटिव हो जाती है, तो हम हीप में इंसर्ट नहीं करते। अभी जब मैं आपको ये क्वेश्चन एक्सप्लेन भी कर रही थी, तो हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज को ले रहे थे, देखो माइनस पे जाके हम रुक रहे थे, और हीप के अंदर भी हम नेगेटिव वैल्यूज को नहीं लिख रहे हैं। सो इट मीन्स कि अगर v ऑफ i की वैल्यू ग्रेटर देन है 0, उसी केस में वी आर गोइंग टू इंसर्ट, राइट। सो इसके अंदर हमारे पास मेथड होता है ऑफर का। सो पी क्यू डॉट ऑफर न्यू लॉन्ग, बिकॉज इसके अंदर हम एक लॉन्ग टाइप का एरे इंसर्ट कर रहे हैं, एंड इस एरे के अंदर वैल्यूज क्या होने वाली है, v ऑफ i, मतलब जिस भी इंडेक्स पे मैं हूँ, अलोंग विद d ऑफ i, उसका डिक्रीजिंग फैक्टर। सो ऐसा करने से मैंने हर एक आइटम को, फूड आइटम को हीप के अंदर स्टोर करा दिया, फूड आइटम के साथ साथ उसके डिक्रीजिंग फैक्टर को भी। ठीक है। अब द नेक्स्ट थिंग विल बी, अब हम अपने मेन सॉल्यूशन पार्ट पे आ जाते हैं। सो ओके, सो हम यहाँ पे अपने सॉल्यूशन पार्ट पे आ गए। तो मैंने क्या किया, एक लॉन्ग आंसर क्रिएट कर लिया। ठीक है। नाउ हम क्या कर सकते हैं, वी कैन बाय एट मोस्ट m आइटम्स। ये हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है कि हम मैक्सिमम m आइटम्स को ही बाय कर सकते हैं एट अ टाइम, राइट। सो लेट्स सी हाउ कैन वी डू दैट। राइट, सो हम एटमोस्ट m आइटम्स को यहाँ से पिक कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पे जस्ट एक लूप क्रिएट कर देती हूँ कि जब तक m की वैल्यू ग्रेटर देन है 0 से, और जब तक मेरी प्रायोरिटी क्यू एम्प्टी नहीं हो जाती है। सो यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन होता है इज एम्प्टी, दैट वी कैन यूज। सो जब तक द प्रायोरिटी क्यू इज नॉट एम्प्टी एंड m वैल्यू इज ग्रेटर देन 0, मीन वाइल हम क्या करेंगे, हमने एक फूड नेम का एरे, मतलब उस पर्टिकुलर एलिमेंट को पिक कर रहे हैं। सो पी क्यू डॉट कॉल करने से मेरे पास मैक्सिमम वाला वैल्यू निकल के आ जाएगी, राइट। एंड मेरे को करंट टेस्ट पता करना है, टेस्ट पॉइंट्स बेसिकली, टेस्ट का मतलब है, तो वो 0th इंडेक्स पे पड़ा होगा, राइट। एंड फर्स्ट इंडेक्स पे क्या होगा, डिक्रीजिंग फैक्टर। सो लॉन्ग डिक्रीजिंग फैक्टर होगा हमारे पास इस फूड के फर्स्ट इंडेक्स पे। फाइन। अब इसके बाद हमें क्या करना होगा, इफ नो पॉजिटिव टेस्ट रिमेन्स, राइट, इफ नो पॉजिटिव, अब देखो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा टेस्ट है वो पॉजिटिव ही नहीं है, दैट इज नेगेटिव वैल्यू, तो उस केस में हम कुछ नहीं करने वाले हैं। सो इफ जो मेरे पास करंट टेस्ट है, इफ इट्स वैल्यू इज लेस देन 0, सो उस केस में वी आर गोइंग टू रिटर्न फ्रॉम दिस इनर वाइल लूप, राइट। नॉट रिटर्न, हमें यहाँ पे ब्रेक करना है। सो ब्रेक, रिटर्न से तो फंक्शन ही रिटर्न हो जाएगा। एंड अगर ऐसा नहीं है तो हम अपने आंसर में जो भी हमारा करंट टेस्ट है उसको ऐड कर देंगे। अब यूज कर लिया तो जो मेरा करंट टेस्ट है उसकी वैल्यू कम होनी चाहिए। अब जो मेरा करंट टेस्ट है, इट विल बिकम करंट टेस्ट माइनस जो मेरे पास डिक्रीजिंग फैक्टर आया था, उतना मैंने डिक्रीज कर दिया। फाइन। और अगर माइनस करने के बाद भी एक पॉजिटिव नंबर बन रहा है, तो उसी केस में हम ऑफर, मतलब उसके अंदर इंसर्ट करेंगे। सो इन दिस सिनेरियो, अगर पी क्यू डॉट ऑफर, वेट, सबसे पहले हम चेक करेंगे जो मेरा अब करंट टेस्ट है, राइट। इफ दिस वैल्यू इज स्टिल ग्रेटर देन 0, तो हम अपनी प्रायोरिटी क्यू के अंदर वैल्यू को इंसर्ट कर देंगे। इंसर्ट कैसे करेंगे, ये जो पॉल मेथड होता है ना, ये वैल्यूज को निकाल देता है, और ऑफर क्या करता है, इंसर्ट करता है। नाउ हमें इसके अंदर एक एरे इंसर्ट करना है। सो न्यू लॉन्ग टाइप का एरे होगा, जिसके अंदर मैं अपना करंट टेस्ट और जो भी मेरा डिक्रीजिंग फैक्टर था वो तो सेम ही रहेगा, तो वो डिक्रीजिंग फैक्टर को मैं यहाँ पे इंसर्ट कर दूंगी। और हर बार मैंने पिक करती जा रही हूँ, तो मतलब जो m है उसकी वैल्यू मैं डिक्रीज करती जाऊंगी, तो m विल बी डिक्रीजिंग। अब अच्छा, आप ये बात सोच रहे होगे कि लेट्स से अगर ये यहाँ पे ब्रेक हो गया और मुझे टोटल m वैल्यूज लेनी है, तो यहाँ पे जो m है ये डिक्रीज हम लास्ट में कर रहे हैं, इट मीन्स वो m की वैल्यू एट दैट पॉइंट भी वही रहेगी, राइट, जब तक मुझे टेस्ट 0 से बड़ा नहीं मिलता है, राइट। और अगर कभी ऐसा हुआ कि m की वैल्यू एकदम कंप्लीट हो गई, लेट्स से वी हैव 5 वैल्यू और हमने 5 को ही कंप्लीट कर लिया, तो उस केस में हम इस वाइल लूप से बाहर आ जाएंगे, एंड आफ्टरवर्ड्स हम जस्ट लूप से बाहर निकल के प्रिंट करा देंगे अपने आंसर को। सो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन आवर आंसर। सो दिस इज द एंटायर सॉल्यूशन, जिसमें हमने इनपुट देख लिया, वी हैव क्रिएटेड मैक्सिमम हीट, और दिस इज अवर लॉजिक दैट वी आर यूजिंग, कि हम सब्ट्रैक्ट करते रहेंगे अवर डिक्रीजिंग फैक्टर। अब अगर मैं इसे रन करती हूँ, लेट मी रन इट फर्स्ट।
यहाँ पे ए बी दिस इक्वल्स टू 8। मुझे यहाँ पे ये नहीं, बस इक्वल टू लिखना था। ठीक है। एंड बिकॉज हम यहाँ पे कंपैरेटर यूज कर रहे हैं, सो दिस विल बी द करेक्ट सिंटेक्स। नाउ लेट मी रन इट अगेन। यहाँ पे कंपेयर है, ओके यहाँ पे मुझे नहीं, बिकॉज हमने यहाँ पे कॉलन लगा दिया, सो दैट वाज द एक्स्ट्रा सेमीकोलन जो हमने क्रिएट किया। ओके, नाउ ऑल द सिंटेक्स इज फाइन। अब हमने जो एग्जांपल किया था कि 3 मेरे पास वैल्यूज होंगी, 5 आइटम्स को मैं पिक कर सकती हूँ। पहले आइटम का टेस्ट है 5, देन है 7 एंड देन है 9। उसके बाद इनके डिक्रीजिंग फैक्टर है 2, 4 और 6। देखो 27 आ रहा है, दैट इज करेक्ट, और हमारा आंसर भी 27 था। सो आप इस सॉल्यूशन को समझ सकते हो। वेरी गुड क्वेश्चन। एंड दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन जनरली केम, तो इट मीन्स कि आपको प्रायोरिटी क्यू, मिन, हीप, मैक्सिम इसकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। द सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन यू कैन प्रिपेयर फॉर इन्फोसिस एग्जाम, राइट। सिर्फ ये नहीं कि हमने एक क्वेश्चन कर लिया, ऑल्सो ट्राई टू सॉल्व रिलेटेड क्वेश्चन फ्रॉम द सेम डेटा स्ट्रक्चर। सो थैंक यू सो मच। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। Okay, so the next question is water bottle filling, right? And this is again a good question जो कि Infosys में previous year आया था. Now the question is कि आपके पास एक वाटर स्टेशन है एंड वहां पे कुछ बॉटल्स आपके पास प्रेजेंट है जो कि डिफरेंट डिफरेंट कैपेसिटीज की हैं. नाउ आपके पास अनलिमिटेड सप्लाई है हर एक बॉटल की, मतलब आप किसी भी बॉटल को जो डिफरेंट साइजेस की है उन्हें जितना मर्जी टाइम यूज कर सकते हो. यू नीड टू स्टोर एग्जैक्टली एक्स लीटर ऑफ वाटर. ठीक है. सो एक्स इज बेसिकली, आप एक्स को सोच सकते हो कि एक टारगेट की तरह है. फाइन. Now find the number of different ways to choose bottles such that the total capacity is exactly X liter. Two selections are considered the same if they use the same bottle sizes regardless of the order in which they are chosen. So what it means? It just states कि आपके पास बेसिकली कुछ बॉटल्स हैं. इस एग्जांपल से समझते हैं. जैसे एक बॉटल है जिसमें एक 1 लीटर वाटर आ सकता है, एक बॉटल है जिसमें 2 लीटर वाटर आ सकता है, और एक बॉटल है जिसमें कि 5 लीटर वाटर आ सकता है. अब आपका टारगेट है कि आपको 5 लीटर वाटर फिल करना है. तो आपको वेज बताना है कि आप इन बॉटल्स को कितने वेज से पिक कर सकते हो कि टोटल आपके पास 5 लीटर का वाटर बन जाए. अब अगर आप देखो, आपके पास इस क्वेश्चन के अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज गिवन है, और वो क्या गिवन है कि ये जो बॉटल्स है इनकी अनलिमिटेड सप्लाई है. अनलिमिटेड सप्लाई होने का मतलब है कि मैं इसको जितनी मर्जी बार यूज कर सकती हूँ. मे बी 5 लीटर की बोतल बनाने के लिए मैं एक सिंगल 5 लीटर की बोतल का यूज करती, या फिर मैं एक 2 लीटर का, एक 2 लीटर का और एक 1 लीटर का यूज करती, या फिर मैं वन 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 और वन इसका यूज करती. तो ये तीनों वेज से मैं 5 लीटर वाटर को फिल कर सकती हूँ. राइट. ना जब भी आपके पास ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि आपको चूज करना है, राइट, तो इट मीन्स कहीं ना कहीं हम रिकर्जन का यूज करेंगे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, बिकॉज हमें ऑल पॉसिबल वेज को फाइंड आउट करना है कि हम उसे चूज कर रहे हैं या नहीं, और कितनी बार चूज कर रहे हैं, बिकॉज चूज करना अनलिमिटेड टाइम्स है. राइट, तो हमें वो भी डिसाइड करना पड़ेगा. नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू कि हम इसमें रिकर्जन का यूज करेंगे, एंड द लॉजिक वी आर यूजिंग इज द नैपसैक प्रॉब्लम. अब ये एक नैपसैक प्रॉब्लम कैसे है? सो सी, जनरली जो नैपसैक प्रॉब्लम हम करते हैं 0 1 नैपसैक, उसमें क्या होता है कि अगर मेरे पास कोई भी बॉटल थी, लेट्स से 1 2 3 4, अगर आपने मे बी लीड कोड का हाउस रॉबर क्वेश्चन अगर किया होगा, आई वुड सजेस्ट कि आप वो कर लेना. उससे आपको नैपसैक 0 1 अच्छे से क्लियर हो जाएगा. या तो आप उसमें चूज करते हो या चूज नहीं करते. सो दिस इज द नैपसैक प्रॉब्लम. राइट, कि आप चूज कर रहे हो, चूज नहीं कर रहे, चूज कर रहे हो, चूज नहीं कर रहे, और ऐसे आपको हर एक वेज बताने होते हैं. दैट इज अ सिंपल 0 1 प्रॉब्लम. बट यहाँ पे ट्विस्ट किया है कि आपको चूज करना है या नहीं, वो तो करना ही है, बट साथ ही साथ यहाँ पे अनलिमिटेड टाइम्स हम यूज कर रहे हैं. सो दैट्स वाई अगर मैं इसे थ्योरेटिकल लॉजिक में बोलूँ, सो दिस इज अनबाउंडेड नैपसैक. राइट. सो नाउ आई होप यू अंडरस्टैंड द थियोरटिकल पार्ट कि हम इसको क्या बोलते हैं कंसेप्ट को. अब हम इस कंसेप्ट पे आते हैं. अब ज्यादातर क्या होता है, जनरली स्टूडेंट्स क्वेश्चन समझ लेते हैं, सब कुछ हो जाता है, उन्होंने क्वेश्चंस करे भी होते हैं, बट दे डोंट नो कि द एल्गोरिथम नेम इज नैपसैक और द एल्गोरिथम नेम इज अनबाउंडेड नैपसैक. तो ये इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, आप बता सकते हो दिस एल्गोरिथम आई एम यूजिंग, एंड दिस इज बेसिकली द मीनिंग और द फंडामेंटल ऑफ दिस एल्गोरिथम जो कि हम अपने क्वेश्चन में यूज करने वाले हैं. सो आई थिंक यहाँ तक आप सबको क्लियर होगा. अगर कोई डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में आप डेफिनेटली पूछ सकते हो. अब यहाँ पे बॉटल के साइजेस गिवन है. बॉटल साइजेस के अंदर 1 2 और 5, ये 3 साइज की बॉटल है, और टारगेट है मेरे पास 5 का मुझे बनाना है. ठीक है. अब देखो, हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग रिकर्जन. अब रिकर्जन में हमारे पास एक कंसेप्ट होगा, या तो हम उसको टेक करेंगे या फिर हम उसको नॉट टेक करेंगे, यही सिनेरियो होगा. अब अगर मैं रिकर्जन कर रही हूँ, मतलब मैं लास्ट से स्टार्ट करूंगी, तो अगर मैं सेकंड इंडेक्स से स्टार्ट करती हूँ, सो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया,
और मेरा अभी के लिए करंट टारगेट क्या है 5, तो मैंने 5 अपना टारगेट भेज दिया। सो दिस इज माई इंडेक्स एंड दिस इज माई टारगेट वैल्यू। अब मैं इस सेकंड पे मेरे पास क्या ऑप्शन होगा, मैं इसको चूज करूंगी या मैं इसको चूज नहीं करूंगी, मुझे वो सारे केसेस लेके आने हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर हम ये देखेंगे कि इसको चूज अगर मैं करती तो आई विल से टेक, और अगर मैं इसे चूज नहीं करती तो मुझे नॉट टेक बोल देती, तो ये नॉट टेक का केस आ जाएगा और यहाँ पे टेक का केस आ जाएगा। तो नोट टेक और टेक करके जितने भी केसेस बन सकते हैं उन सारे ही केसेस को मुझे लास्ट में रिटर्न कर देना है। बिकॉज एट द एंड व्हाट वी वांट द सम ऑफ ऑल दीज, कि कितने पॉसिबल केसेस हैं, जितने पॉसिबल केसेस है दैट वी नीड टू जस्ट रिटर्न। राइट, इसमें एक और केस बन सकता था 2 1 1 1, ये भी बन सकता था, तो टोटल 4 केसेस हो गए। रात में जस्ट दैट वी आर गोइंग टू रिटर्न नॉट टेक प्लस टेक, जितने भी केसेस बन पाएंगे। अब टेक या नॉट टेक हम किस सिनेरियो के बेसिस पे लेंगे? तो देखो, अगर मैं इस लास्ट इफ आई एम इट इज दिस इंडेक्स राइट, तो मैं इस इंडेक्स को अगर कंसीडर कर रही हूँ, राइट, अगर कर रही हूँ तो वो हम लेंगे टेक में, अगर नहीं कर रही तो मैं नॉट टेक में लूंगी। पहले बात करते हैं इफ आई एम नॉट टेकिंग इट। इफ आई एम नॉट टेकिंग इट तो मैं इसकी वैल्यू को अपने टारगेट अमाउंट से सब्ट्रैक्ट नहीं करूंगी बिकॉज आई एम नॉट टेकिंग इट, और मैं सीधा सीधा नेक्स्ट पिछले इंडेक्स पे चली जाऊंगी। ऐसा ही करूंगी। अगेन आई एम स्पीकिंग कि अगर यहाँ पे मैं इस वैल्यू को टेक नहीं कर रही हूँ तो मैं अपने टारगेट से क्यों ही सब्ट्रैक्ट करूंगी, कि मैंने इसे तो लिया ही नहीं है। राइट, और मैं सीधा सीधा बस एक कदम पीछे चली गई, तो टेक में मैं अपने इसी सेम फंक्शन को कॉल करूंगी विद इंडेक्स -1 एंड द टारगेट अमाउंट सेम रहेगी। सो दिस इज द नॉट टेक रिकर्जन फॉर्मूला। टेक के केस में क्या होगा, पहले मुझे बताओ कि टेक क्या मैं हर केस में लूंगी? अगर लेट से मेरा टारगेट होता 4 नॉट 5, इफ माई टारगेट इज 4, तो और मैं इधर होती तो मैं क्या 5 लीटर की बॉटल लेती? नहीं, क्योंकि मुझे उसे कंप्लीटली फिल करना है ना, इसलिए। तो मैं 5 से 4 को नहीं बना सकती हूँ बिकॉज ये ज्यादा है। इट मीन्स कि टेक हमेशा ऐसे ही नहीं आएगा, टेक के बाहर एक कंडीशन लगेगी। वो कंडीशन होगी कि टेक सिर्फ तभी करना है अगर ये जो कॉइन, लेट से ये मेरे पास बॉटल वाला आ रहा है, तो मैं इसको बी एरे से डिनोट कर लेती हूँ। सो मेरे पास अगर ये बॉटल वाला एरे है और इसके इस पर्टिकुलर इंडेक्स में जो वैल्यू पड़ी है, अगर ये वैल्यू छोटी है या इक्वल है मेरे टारगेट वैल्यू से, उसी केस में टेक करो। अगर ऐसा नहीं है तो इससे पहले हम टेक को 0 मान लेंगे, और अगर टेक की कंडीशन ट्रू होगी तभी रिकर्जन कॉल जाएगा, अदरवाइज टेक विल बी 0 एंड हम सिर्फ नॉट टेक को कंसीडर करेंगे उस पर्टिकुलर कॉल के लिए। ठीक है, अभी कंफ्यूजन अगर थोड़ी बहुत हो रही है, डोंट वरी, मे बी अगर आप रिकर्जन स्टार्टिंग से बहुत बेसिक क्लियर नहीं है और डायरेक्टली वीडियो देख रहे हो तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम डेफिनेटली हो सकती है। बट वंस हम इस रिकर्जन को कंप्लीट करें, मैं इसका पूरा रिकर्सिव ट्री बना के दिखाऊंगी, इसे ड्राई रन करेंगे, देन थिंग्स विल बी मोर क्लियर टू यू। ओके, सो अब यहाँ पे टेक वाले केस में हम देख सकते हैं दैट इन दिस सिनेरियो अगर मैं टेक करती हूँ तो मैं इसी सेम फंक्शन को कॉल करूंगी। बट नाउ द ट्विस्ट केम, मैं यहाँ पे किसी भी चीज को मल्टीपल टाइम्स चूज कर सकती हूँ, और अगर मैं मल्टीपल टाइम्स चूज कर सकती हूँ इट मीन्स कि मैं इससे पीछे नहीं जाऊंगी। मैं ट्राई करूंगी कि क्या मैं दोबारा इसकी हेल्प से अपने टारगेट को ले सकती हूँ या नहीं। इट मीन्स इंडेक्स विल रिमेन सेम, बट टारगेट में से अब जो मेरी वैल्यू है वो माइनस हो जाएगी, दैट विल बी एरे, नॉट बॉटल है ना, सो बॉटल ऑफ आई। सो दिस इज द मेन थिंग। अब हमने यहाँ पे दोनों रिकर्जन कॉल तो कर ली, पर बेस केस क्या होगा, तो बेस केस को बहुत ध्यान से समझना। लेट्स से कि आपके पास यहाँ पे 1 है या फिर आपके पास यहाँ पे 2 है, ठीक है, एक सिंगल आ रही है 0 इंडेक्स पे, तो 0 इंडेक्स को हम बेस केस बना रहे हैं कि ये सब करते करते अगर मेरा इंडेक्स 0 पे आ गया, दैट इज गोइंग टू बी अवर बेस केस। अब कैसे बनेगा, तो अगर मेरा यहाँ पे सिर्फ 2 है और मेरा टारगेट वैल्यू 5 है, तो मुझे बताओ कि क्या मैं इस टारगेट को इसके साथ अचीव कर सकती हूँ? नहीं, कर ही नहीं सकती, क्योंकि अगर मैं 2 को 2 बार भी ले लूंगी तो 4 आएगा, और 3 बार ले लूंगी तो 6 आएगा, तो कभी भी 5 आ ही नहीं सकता, सो आई कांट अचीव इट। बट वही अगर यहाँ 2 था और मेरी टारगेट वैल्यू 4 होती तो क्या मैं अचीव कर पाती? सो डेफिनेटली यस। कैसे बता पा रही हूँ मैं? बिकॉज 2 को मैं 2 टाइम्स अगर कंसीडर करूंगी, बिकॉज मेरे पास यहाँ पे मैं जितनी मर्जी बार कंसीडर कर सकती हूँ। अगर मैं जितनी मर्जी बार कंसीडर कर सकती हूँ तो 2 को 2 बार कंसीडर करके मेरे पास ये टारगेट वैल्यू आ रही है, राइट। तो इट मीन्स यहाँ से बेस केस बनता है कि अगर जो मेरा इंडेक्स है वो 0 पे है, तो क्या करो, ऐसा करो कि चेक करो कि जो मेरा टारगेट है उसको जब मैं मॉड्यूलस करूं, किससे, इस वैल्यू से जो कि इस बॉटल वाले एरे में 0 पे पड़ा हुआ है, अगर वो अगर वो पूरा पूरा डिवाइड हो पा रहा है, जैसे 4 मॉड्यूलस 2 इज 0, इट मीन्स कि यस ये मुझे दे देगा, बट 5 मॉड्यूलस 2 इज इक्वल टू 1, इट मीन्स नॉट पॉसिबल। तो अगर पॉसिबल है तो रिटर्न कर दो 1, बिकॉज वहां से एक केस बन जाएगा, तो हमने रिटर्न कर दिया 1। बट अगर पॉसिबल नहीं है तो इसके अंदर ही एल्स में वी आर गोइंग टू रिटर्न 0, की इस केस के तो पॉसिबल नहीं है। फाइन, सो दिस इज अवर बेस केस, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये क्लियर है, और ये यहाँ पे बेस केस जो मैंने अभी जस्ट यहाँ लिखा, यहाँ पे स्पेस नहीं है, सो यहाँ पे आ जाएगा। एंड दिस, सो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है।
दिस इज द बेसिक रिकर्जन कोड जो अभी मैंने आपको बताया. डेफिनेटली वी आर गोइंग टू ऑप्टिमाइज इट, बिकॉज अगर आप इन्फोसिस की बात कर रहे हैं, सो दे आर गोइंग टू, इसमें बहुत ज्यादा टेस्ट केसेस होते हैं और उसके टीएलई इशू आने के चांसेस बहुत हाई रहते हैं. बट स्टिल हम क्वेश्चन को एकदम बेसिक से कर रहे हैं. सो हमें वेरी फर्स्ट स्टेप इसका रिकर्सिव सॉल्यूशन बनाना था, जो कि हमने क्रिएट कर लिया है. नाउ एक बार इसका रिकर्जन ट्री हम कंप्लीट करके बना लेते हैं, जिसमें भी बनाया, ताकि आपको इंट्यूशन आ जाए अच्छे से कोड के बारे में. How we will do that? मेरे पास एक फंक्शन था, ठीक है. अगर मैं यही मान लेती हूँ कि मेरे पास जो बॉटल है, कॉइन वाला आ रहा है या बॉटल्स है, तो वो बॉटल है मेरे पास 1, 2 और 5 की, और यहाँ पे मेरे पास जो टारगेट है वो 5 है. ठीक है. आई होप यू गेट इट. नाउ वन, एक चीज बेटर रहेगी कि 1, 2, 3 ले लेते हैं. ठीक है. और टारगेट में ले लेती हूँ, लेट मी टेक सम अदर टारगेट. लेट से टारगेट हमने ले लिया 4. ठीक है. अब 4 टारगेट को मुझे इन बॉटल्स की हेल्प से चेक करना है कि मैं अचीव कर सकती हूँ या मैं नहीं अचीव कर सकती हूँ. तो दिस इज इंडेक्स 0, दिस इज इंडेक्स 1, दिस इज इंडेक्स 2. तो इंडेक्स 2 से टारगेट 4 के साथ मैंने शुरू कर दिया. अब होगा या तो मैं इसे नॉट टेक करूंगी या फिर मैं इसे टेक करूंगी. अगर मैं इस 3 को नॉट टेक करती हूँ तो मैं डायरेक्टली पहुंच जाऊंगी इंडेक्स 1 पे और मेरा टारगेट 4 ही रह जाएगा. बट अगर मैं इस 3 वाले इंडेक्स को टेक करती हूँ, पहले देखो टेक कर सकते हैं. हाँ, क्योंकि ये जो 3 वैल्यू है ये छोटी है इस 4 से, तो मैं ले सकती हूँ. तो अगर मैंने टेक कर दिया तो मैं इंडेक्स तो 2 पे ही रह जाऊंगी, बिकॉज मे बी हम इसी चीज को दोबारा से भी यूज कर सके इसलिए. बट ये जो 4 है, दिस वैल्यू विल बी रिड्यूस टू 1, बिकॉज हम 3 लीटर्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. सो 4 माइनस 3, अमाउंट बच गया 1. फाइन. अगर ये क्लियर नहीं हुआ तो पहले खुद से बना के प्लीज देख लो नोटबुक में, उसके बाद आगे वाले स्टेप्स देखो. अब नेक्स्ट थिंग क्या है. अब इस सिनेरियो में भी अगर मैं 1 पे हूँ तो इसमें भी नॉट टेक और टेक का केस आएगा. नॉट टेक वाले केस में हम देख सकते हैं, नॉट टेक इज दिस, राइट. सो इट इज फर्स्ट वाले इंडेक्स को अगर मैं नहीं ले रही तो इट विल अगेन बिकम 0 इंडेक्स पे पहुंच गई मैं, एंड द वैल्यू इज बिकमिंग 1, राइट. बट अगर मैं टेक कर लेती तो ये फंक्शन कॉल जाती है. अगर मैं 1 वाले को टेक कर रही हूँ तो मैं 1 वाले पे ही रहती पहले तो, और मैं इसमें से 2 माइनस करती, मतलब 2 टारगेट बच गया. फाइन. सो अभी पहले मैं ये लेफ्ट वाली कॉल्स कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर हम राइट वाली पे आएंगे. नाउ अब नेक्स्ट स्टेप में हम आ गए 0 इंडेक्स पे. 0 इंडेक्स हमारा बेस केस है. तो बेस केस में अब क्या होगा, यहाँ पे मेरे पास 1 है और मेरा टारगेट 4 है, तो ये चेक करेगा 4 मॉड्यूलस 1 क्या 0 आ रहा है. हाँ. तो इट मीन्स ये 1 रिटर्न कर देगा कि एक केस पॉसिबल है. सो बिकॉज दिस इज द बेस केस, यहाँ से हमें 1 रिटर्न हो जाएगा, बिकॉज इट इज पॉसिबल. तो मुझे इसका काउंट मिल गया 1 कि हाँ यहाँ से मैं 4 बना सकती हूँ. एंड वाई, बिकॉज हमने बेस केस में वो लॉजिक लिखा हुआ है. सो नाउ यहाँ से 1 रिटर्न हुआ. सो दिस एंट्री इज कंप्लीटेड, एंड इसकी लेफ्ट कॉल से मेरे पास आ गया है 1, नॉट टेक वाली केस से. टेक वाले केस में, और नॉट टेक वाला केस क्या हुआ जिसमें हम 1, 1, 1 और 1 को कंसीडर करते हैं 4 बनाने के लिए, तो वो वाला केस अब काउंट हो चुका है. अब हम टेक वाले केस में आ चुके हैं, और टेक वाले केस में एफ ऑफ 1, 2 है. ठीक है. अब इसको भी मैं टेक और नॉट टेक करती हूँ, तो नॉट टेक करूंगी तो मैं आ गई 0 पे और मेरा टारगेट 2 रह गया. और अगर मैं टेक वाला केस करती हूँ तो मेरा अभी मैं 1 पे ही रह जाऊंगी, बट 2 माइनस 2 0, यहाँ पे मेरा टारगेट हो गया 0. ठीक है. यहाँ तक भी हमें क्लियर है. ओके. अब जैसे ही मैं 0 पे आई और मेरा टारगेट है 2, ठीक है, तो 0 इंडेक्स पे 1 पड़ा है, तो 2 मॉड्यूलस 1 मुझे 0 दे रहा है. हाँ, मतलब यहाँ से भी पॉसिबल है, तो इट इज ऑल्सो गोइंग टू रिटर्न अस 1 वैल्यू. फाइन. और ये कौन से वाला केस है, ये केस है कि आपने पहले लास्ट को नहीं लिया, फिर 1 वाले को ले लिया, मतलब 2 लिया और उसके बाद 1 लिया. तो डेफिनेटली हम 4 बना सकते हैं. ये कौन से केस को गिन रहा है, 2, 1 और 1 वाले. तो मैं यहाँ पे साथ साथ केसेस भी बना रही हूँ कि कौन से केस का आंसर मुझे 1, 1 ला के दे रहा है. ठीक है. आई थिंक इतना, इसके बाद और क्लियरिटी क्या चाहिए. ठीक है, क्लियर होना चाहिए, बड़े ठीक ठीक अच्छे से बना के देखना. अब एफ ऑफ 1, 0 पे हम आ गए. अब 1, 0 पे भी अगेन यहाँ पे टेक नॉट टेक होगा और यहाँ पे टेक होगा. अगर मैं टेक नहीं करती हूँ आई विल बी एट 0 इंडेक्स विद 0 वैल्यू. बट अगर मैं टेक कर लेती हूँ आई विल बी एट फर्स्ट इंडेक्स, बट स्टॉप हियर, बिकॉज मेरा टारगेट 0 हो गया. नाउ इफ द टारगेट इज 0, तो हम क्या करेंगे. तो अगर मेरा टारगेट ही 0 है तो 0 मॉड्यूलस एनीथिंग, 0 मॉड्यूलस एनीथिंग कुछ भी करूंगी तो मुझे 0 देगा, मतलब 1 ही रिटर्न हो जाएगा. सो इट्स ऑल्सो गोइंग टू रिटर्न अस 1. और ये कौन सा केस है, ये केस है कि मैंने 2 को 2 बार ले लिया. तो मतलब ये कौन सा केस काउंट हो रहा है कि 2, 2 वाला, कि मैंने 2 को ही 2 बार ले लिया था. और इस केस में क्या होगा, 0 इंडेक्स है और टारगेट 0 है. तो 0 टारगेट है. अगर मैं इसको मॉड्यूलस करती हूँ किसके साथ, फ्रॉम द वैल्यू जो कि हमारे पास है एट वेरी फर्स्ट इंडेक्स 2 के साथ,
आई एम एट जीरो इंडेक्स एंड टारगेट भी जीरो है 1 के साथ, तो जीरो आ जाएगा, राइट। ओके, सो यहाँ तक हमें इतना क्लियर हो चुका है कि हम हर बार नॉट टेक और टेक के दो केसेस बना रहे हैं। अब और हमने यहाँ पे टू, अभी एक्चुअल में क्या क्या केस बन सकता है फोर बनाने के लिए, वन 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 और वन, टू और टू, ठीक है, टू वन वन, ये बन सकता है। और फोर कैसे बना सकते हैं हम, मे बी वन वन, बस आई थिंक ये तीन ही केस बन सकते हैं फॉर क्रिएटिंग फोर, राइट, एंड थ्री और वन भी है, सॉरी, थ्री एंड वन, ठीक है। तो दीज आर द फोर केसेस जो हम यूज कर सकते हैं टू मेक फोर। उसमें से ये वाला केस कवर हो गया, ये वाला केस कवर हो गया, और साथ ही साथ मैंने यहाँ पे टू वन वन और ये तीन केसेस कवर कर दिए। अब केस कौन सा बचा है जिसमें मैंने थ्री को कंसीडर करा होगा, और वो केस कहाँ पे आएगा, इन दिस साइड, बिकॉज थ्री मतलब सेकंड इंडेक्स, और सेकंड इंडेक्स को टेक करेंगे तो वो केस डेफिनेटली यहाँ से बनेगा। तो मेरे पास चारों केसेस निकल के आ जाएंगे। सो नाउ आई होप यू गेट इट विद दिस रिकर्जन सॉल्यूशन, कि कैसे हमने इसे सॉल्व करा। एक बार इस ट्री को पूरा बना के देख लेना, बट स्टिल हमने काफी कंप्लीट कर लिया है। नाउ अब अगर आपको यहाँ तक की क्वेश्चन क्लियर है, तो लेट्स कम। ऑल्सो आई वुड वांटेड टू से कि ये जो आपने यहाँ पे सॉल्यूशन सॉल्व किया है, ये सेम कोड आपको लीड कोड पे भी मिल जाएगा विद प्रॉब्लम कॉइन चेन टू। तो सिमिलर काइंड ऑफ प्रॉब्लम लीड कोड पे भी है। सो वन थिंग वी कैन डू, हम लीड कोड पे अगर सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम कॉइन चेंज टू, सो हियर यू कैन सी कि ये भी सेम क्वेश्चन है जिसमें अमाउंट एंड कॉइन्स है, बट उसमें बस वाटर चेंज हो गया था, रेस्ट द थिंग्स आर सेम। तो इसको मैं अभी के लिए रिमूव कर देती हूँ, लेट मी जस्ट रिफ्रेश दिस, एंड अब हम इसे एकदम फ्रेशली स्टार्ट करते हैं। सो सी, सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे रिकर्जन कॉल करनी है, और मुझे रिकर्जन के लिए एक हेल्पर फंक्शन चाहिए होगा, बिकॉज मुझे अपने इंडेक्सेस का चाहिए। तो मैंने एक पब्लिक स्टैटिक इंटीजर हेल्पर फंक्शन क्रिएट कर लिया। अब इस हेल्पर फंक्शन में मैं इंडेक्स और उसके साथ अमाउंट भेज रही हूँ, और साथ में कॉइन नेम का एरे भेज रही हूँ, राइट। अब इधर से मुझे जस्ट क्या करना है, आई वॉन्ट द साइज, सो कॉइन्स डॉट लेंथ, ताकि मुझे साइज पता चल जाए। नेक्स्ट थिंग, मुझे हेल्पर फंक्शन को कॉल करना है, एंड हेल्पर फंक्शन के अंदर आई हैव टू पास द इंडेक्स n माइनस वन, बिकॉज हम लास्ट से स्टार्ट करेंगे। अमाउंट विल बी अमाउंट, एंड कॉइन्स एरे को हमने पास कर दिया, और यहाँ से जो भी वैल्यू आएगी दैट आई एम गोइंग टू रिटर्न, बिकॉज दैट विल बी माई आंसर। नाउ सबसे पहले व्हाट इज द बेस केस जिसकी मैंने बात की थी, दैट विल बी अगर आई जीरो होता है तो हम उसको हैंडल करेंगे। उसके अलावा मेरे पास एक केस होगा नॉट टेक वाला। नॉट टेक वाले केस में मैं हेल्पर को ही फंक्शन को कॉल करूंगी। इंडेक्स विल बिकम वन माइनस, बिकॉज हम पीछे चले जाएंगे। अमाउंट एज इट इज रहेगी, बिकॉज हमने टेक ही नहीं किया, तो अमाउंट में क्या चेंजेस आएंगे, और कॉइन एरे को हम भेज देंगे। बट जो टेक वाला केस है वो स्टार्टिंग में तो जीरो रहेगा, बट ये कंडीशन होगी कि कॉइन एरे में इस इंडेक्स पे जो वैल्यू है, इफ इट इज लेस देन इक्वल टू अवर अमाउंट, उसी केस में हम उसे कंसीडर करें। तो इसके लिए मैंने टेक की कॉल को एक कंडीशन बेसिस पे रख दिया, जिसमें हम सेम ही जगह पे रहेंगे, बट उसके साथ साथ आई विल सेंड द अमाउंट माइनस कॉइन ऑफ आई, एंड साथ में मैं कॉइन एरे को भी पास कर दूंगी। सो आई होप यू गेट इट, आपको यहाँ तक क्लियर होगा। एंड एट द एंड व्हाट वी आर गोइंग, वी आर जस्ट रिटर्निंग नॉट टेक प्लस टेक केस, ठीक है। एंड ये करने के बाद अगर आई की वैल्यू जीरो है, तो मुझे क्या चेक करना है कि जो मेरी अमाउंट बची है, अगर उसे मॉड्यूलस करने पे कॉइन ऑफ आई से इफ इट इज जीरो, तो मतलब पॉसिबल है, और पॉसिबल केस में वी आर गोइंग टू रिटर्न वन, अदरवाइज एल्स केस में वी आर गोइंग टू रिटर्न जीरो। सी, मे बी आपको थोड़ा सा डिफिकल्टी या कंफ्यूजन हो सकती है, दैट्स वाई आई वुड से कि अगर आप फर्स्ट टाइम इस टाइम की प्रॉब्लम को कर रहे हो, या फर्स्ट टाइम इसको समझ रहे हो, तो प्लीज इसे ड्राई रन करके देख लेना। उसके अलावा नो बडी कैन एक्सप्लेन यू लाइक दिस, राइट, कि हमने एक एक स्टेप अच्छे से समझ लिया है, बट स्टिल यू नीड टू प्रैक्टिस इट बाय योरसेल्फ। तो एक बार वो प्लीज कर लेना। ये हो गया, एंड यहाँ तक कंप्लीट है, हमने रिटर्न भी कर दिया। नाउ लेट्स फर्स्ट चेक अगर हमारे टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं। सो या जितने भी सिंपल टेस्ट केसेस हैं वो पास हो रहे हैं, पब्लिक वन। नाउ लेट्स ट्राई फॉर प्राइवेट एज वेल। पब्लिक तो पास हो रहे हैं, अब सबमिट करते हैं। सो एज एक्सपेक्टेड कि यहाँ पे टीएलई आ गया, हमारा सॉल्यूशन बिल्कुल सही है, बट इट इज नॉट ऑप्टिमाइज। अब इसे ऑप्टिमाइज करने के लिए वी आर गोइंग टू यूज द डीपी। अब इसमें डीपी को कैसे यूज करें, तो उसके लिए पहले हम यहाँ पे आ जाते हैं, एंड देन हम अपने कोड में चेंजेस करेंगे। देखो सिंपल है, मेरे पास इसमें क्या क्या चीजें हैं। मैं हर बार किसी इंडेक्स पे हूँ, राइट, एक तो मुझे इंडेक्स का ट्रैक रखना है, और दूसरा मेरी अमाउंट चेंज होती जा रही है। हर इंडेक्स में मेरी क्या अमाउंट है मुझे उसका भी ट्रैक रखना है। तो मतलब मुझे एक 2D डीपी चाहिए होगा, जिसमें इंडेक्स मतलब कि जितना एरे का साइज है n, और साथ ही साथ जितनी अमाउंट है उससे एक प्लस वन करनी है।
बिकॉज अगर अमाउंट 4 है तो मुझे एक ऐसा डीपी एरे चाहिए होगा। सी, अगर मेरे पास कॉइन्स वाला जो एरे है, इफ इट इज 1 2 एंड 3 एंड माई टारगेट वैल्यू इज 4, ठीक है, अब मैं कॉइन से ही रेफरेंस कर रही हूँ बिकॉज सेम क्वेश्चन आई टोल्ड यू कि वो सेम है। तो मुझे एक ऐसा 2D डीपी एरे चाहिए जिसमें हर कॉइन, मतलब 0 इंडेक्स 1 इंडेक्स 2 इंडेक्स, मतलब यहाँ पे कॉइन 1 की बात हो रही है, कॉइन 2 की बात हो रही है और कॉइन 3 की बात हो रही है, और फिर यहाँ पे अमाउंट की बात हो रही है 0 1 2 3 और 4। होगा क्या कि अगर मुझे 0 मीन्स ऐसे स्टार्टिंग में पूरा टीपी एरे विल बी -1। अब होगा क्या, जब मेरी पहली कॉल गई थी, अगर मैं आपको एक ट्री दिखाऊं तो इस कॉल से जो मेरा रिजल्ट आएगा, लेट्स से, बट जो भी मेरे पास 0 2 का रिजल्ट आएगा, 0 2 का रिजल्ट यहाँ से 1 आ रहा था, राइट, और यहाँ पे हमने जो कॉल करा था दैट इज 0 4, तो 0 4 का रिजल्ट ऊपर 1 गया था। तो हम अपने डीपी एरे में उसको फिल करते रहेंगे कि 0 वाले इंडेक्स पे, मतलब इस फर्स्ट कॉइन को अगर मुझे 4 बनाना है तो वो पॉसिबल है, पॉसिबल है तो उसमें 1 कर दो, कि मतलब मैं 1 वाले कॉइन से 4 बना सकती हूँ, हाँ हाँ, तो मैंने 1 कर दिया, ठीक है। तो इस टाइप से हम लिखते जा रहे हैं। और नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे 1 0, अब 1 0 वाले, 0 2, 0 वाले केस में भी 1 आया था, तो इट मीन्स कि 1 वाले कॉइन के साथ क्या मैं 2 बना सकती हूँ, हाँ, 1 वाले कॉइन के साथ 3 भी 1 आएगा और 1 भी 1 आएगा, बिकॉज मैं सारे केसेस बना सकती हूँ। तो हम डीपी एरे को इस टाइप से सॉल्व कर रहे हैं कि अगर जब भी रिकर्जन कॉल गई, अब रिकर्जन कॉल इसकी और इसके लिए गई थी फॉर 1, तो वो ऑलरेडी सॉल्व होकर उनकी वैल्यूज यहाँ पे पड़ी है। 1 का मतलब है कि अगर इसके साथ इसकी कॉल जा रही है कभी भी, तो इट मीन्स कि यस इट इज पॉसिबल, बिकॉज हर बार मुझे पॉसिबिलिटी बतानी है। पॉसिबिलिटी आएगी यस या फिर नो, यस मतलब 1, नो मतलब 0। तो हो क्या रहा है, वो बेसिकली इतना रहा है कि हर एक कॉइन के साइज या बॉटल के साइज, अगर मैं इस क्वेश्चन पे आ जाऊं तो लेट मी टेक द बॉटल एग्जांपल, तो हर एक बॉटल के साइज पे क्या मैं 0 टारगेट 1 टारगेट 2 टारगेट 3 और 4 जितना मेरा टारगेट है उस टारगेट के अकॉर्डिंग बना सकती हूँ या नहीं, मुझे उसके लिए यस और नो रखना है, ताकि मैं फ्यूचर में अगर सेम बॉटल के साथ सेम टारगेट आता है तो मैं उसे रीयूज कर सकूं रेदर देन रिकम्प्यूटिंग इट। दैट इज डीपी, ठीक है। अगर आपको इतना क्लियर हो पा रहा है तो आई थिंक कि अब आप इसको भी अच्छे से क्लियर कर पाएंगे, एंड दैट इज की हम यहाँ पे डीपी कहाँ लगाए। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक डीपी एरे क्रिएट कर लेती हूँ, लेट मी फुल द स्क्रीन, राइट, तो मैंने यहाँ पे एक डीपी एरे क्रिएट कर लिया। अब ये जो डीपी एरे है इट विल बी न्यू इंटीजर एंड ऑफ कोर्स एन, जो कि मेरा एरे का साइज है, एंड इट विल बी अमाउंट+1। अमाउंट+1 क्यों, क्योंकि वो 0 0 भी आ जाता है ना इंडेक्स, इसलिए। अब इसमें मैं साथ में डीपी एरे भी पास कर दूंगी, एंड हेयर ऑल्सो। फाइन, अब ये सब कुछ होने के बाद जब भी मैं टेक या नॉट टेक पे जा रही हूँ, फर्स्ट मुझे ये चेक करना है कि अगर डीपी ऑफ उस इंडेक्स और उस अमाउंट के साथ मैं ऑलरेडी सॉल्व कर चुकी हूँ, इट मीन्स इफ इट इज नॉट इक्वल्स टू -1, इन दैट सिनेरियो मैं उसी को रिटर्न कर दूंगी। बट मैं इसकी वैल्यू को इंसर्ट कहाँ पे करा रही हूँ, तो आंसर को रिटर्न करने से पहले, ठीक, मैं उसे पहले इंसर्ट कराऊंगी। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ कि जो भी आ रहा है टेक प्लस नॉट टेक करके पहले वो डीपीआरए में जाए, ताकि अगर इन फ्यूचर सेम कैलकुलेशंस आती है तो हम उसे डायरेक्टली यहाँ पे यूज कर सकें, ठीक है। तो इट इज जस्ट कि जो पास्ट में हुआ उसको हम याद रखें एक एरे के अंदर, एक मेमोरी के अंदर, डीपीआरए के अंदर, ताकि फ्यूचर में जब सेम केस आए तो मुझे उसे बार बार रिकम्प्यूट ना करना पड़े। अब आई वॉन्ट की डीपीआरए में बाय डिफॉल्ट पूरा एरे -1 हो जाए, तो उसके लिए क्या करेंगे, एक फॉर लूप लगाई एरे टाइप की। इसने डीपी से एक एरे को उठाया, मतलब फर्स्ट रो को उठाया, फिर सेकंड को, फिर थर्ड को, रो बाय रो मैं उठा रही हूँ, और एरेज डॉट फिल मेथड से रो बाय रो मैं उसको -1 कर रही हूँ। तो इससे मेरा एरे -1 हो गया और मैंने यहाँ पे पास कर दिया। अब जहाँ पे भी मैंने रिकर्जन कॉल करी है, हियर आई ऑल्सो नीड टू पास द डीपी एरे। नाउ लेट मी रन द कोड। ओके, यहाँ पे AMT नहीं है, इट इज AMOUNT। सो ऑल द टेस्ट केसेस आर फाइन, एक बार सबमिट करके देखते हैं। So yes, here also it's working fine. Although this is not the perfect solution or the best optimal solution, but still ये एक ऐसा solution है जिससे हमारे time limit exceed का error चला गया, because हमने इसके अंदर memoization complete कर दिया है, राइट। अब हम इसके अंदर टेबुलेशन एंड स्पेस ऑप्टिमाइजेशन करेंगे ताकि हमारा क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो जाए। बट आई होप यू अंडरस्टैंड इट, हम क्वेश्चन को जस्ट सॉल्व नहीं कर रहे, आई एम ऑल्सो एक्सप्लेनिंग यू द कंसेप्ट, तो आप उस कंसेप्ट से रिलेटेड और भी क्वेश्चन को जाके सॉल्व करना। सो लेट्स अंडरस्टैंड द
मोर बेटर वे जिससे मैं इसको और ऑप्टिमाइज कर सकती हूँ यूजिंग टेबुलेशन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाटर बॉटल फिलिंग, राइट, एंड दिस इज अगेन अ गुड क्वेश्चन जो कि इन्फोसिस में प्रीवियस ईयर आया था। नाउ द क्वेश्चन इज कि आपके पास एक वाटर स्टेशन है एंड वहां पे कुछ बॉटल्स आपके पास प्रेजेंट है जो कि डिफरेंट डिफरेंट कैपेसिटीज की हैं। नाउ आपके पास अनलिमिटेड सप्लाई है हर एक बॉटल की, मतलब आप किसी भी बॉटल को जो डिफरेंट साइजेस की है उन्हें जितना मर्जी टाइम यूज कर सकते हो। यू नीड टू स्टोर एग्जैक्टली एक्स लीटर ऑफ वाटर, ठीक है। सो एक्स इज बेसिकली, आप एक्स को सोच सकते हो कि एक टारगेट की तरह है। फाइन। नाउ find the number of different ways to choose bottles such that the total capacity is exactly x liter. Two selections are considered the same if they use the same bottle sizes regardless of the order in which they are chosen. So what it means? It just states कि आपके पास बेसिकली कुछ बॉटल्स हैं, इस एग्जांपल से समझते हैं। जैसे एक बॉटल है जिसमें एक 1 लीटर वाटर आ सकता है, एक बॉटल है जिसमें 2 लीटर वाटर आ सकता है और एक बॉटल है जिसमें कि 5 लीटर वाटर आ सकता है। अब आपका टारगेट है कि आपको 5 लीटर वाटर फिल करना है, तो आपको वेज बताना है कि आप इन बॉटल्स को कितने वेज से पिक कर सकते हो कि टोटल आपके पास 5 लीटर का वाटर बन जाए। अब अगर आप देखो आपके पास इस क्वेश्चन के अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज गिवन है, और वो क्या गिवन है कि ये जो बॉटल्स है इनकी अनलिमिटेड सप्लाई है। अनलिमिटेड सप्लाई होने का मतलब है कि मैं इसको जितनी मर्जी बार यूज कर सकती हूँ। मे बी 5 लीटर की बोतल बनाने के लिए मैं एक सिंगल 5 लीटर की बोतल का यूज करती, या फिर मैं एक 2 लीटर का, एक 2 लीटर का और एक 1 लीटर का यूज करती, या फिर मैं वन 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 और वन इसका यूज करती। तो ये तीनों वेज से मैं 5 लीटर वाटर को फिल कर सकती हूँ, राइट। ना जब भी आपके पास ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि आपको चूज करना है, राइट, तो इट मीन्स कहीं ना कहीं हम रिकर्जन का यूज करेंगे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, बिकॉज हमें ऑल पॉसिबल वेज को फाइंड आउट करना है कि हम उसे चूज कर रहे हैं या नहीं, और कितनी बार चूज कर रहे हैं, बिकॉज चूज करना अनलिमिटेड टाइम्स है, राइट, तो हमें वो भी डिसाइड करना पड़ेगा। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू कि हम इसमें रिकर्जन का यूज करेंगे एंड द लॉजिक वी आर यूजिंग इज द नैपसैक प्रॉब्लम। अब ये एक नैपसैक प्रॉब्लम कैसे है? सो सी जनरली जो नैपसैक प्रॉब्लम हम करते हैं 0 1 नैपसैक, उसमें क्या होता है कि अगर मेरे पास कोई भी बॉटल थी, लेट्स से 1 2 3 4, अगर आपने मे बी लीड कोड का हाउस रॉबर क्वेश्चन अगर किया होगा, आई वुड सजेस्ट कि आप वो कर लेना। उससे आपको नैपसैक 0 1 अच्छे से क्लियर हो जाएगा। या तो आप उसमें चूज करते हो या चूज नहीं करते, सो दिस इज द नैपसैक प्रॉब्लम, राइट, कि आप चूज कर रहे हो, चूज नहीं कर रहे, चूज कर रहे हो, चूज नहीं कर रहे, और ऐसे आपको हर एक वेज बताने होते हैं। दैट इज अ सिंपल 0 1 प्रॉब्लम। बट यहाँ पे ट्विस्ट किया है कि आपको चूज करना है या नहीं, वो तो करना ही है, बट साथ ही साथ यहाँ पे अनलिमिटेड टाइम्स हम यूज कर रहे हैं। सो दैट्स वाई अगर मैं इसे थ्योरेटिकल लॉजिक में बोलूँ, सो दिस इज अनबाउंडेड नैपसैक, राइट। सो नाउ आई होप यू अंडरस्टैंड द थियोरटिकल पार्ट कि हम इसको क्या बोलते हैं कंसेप्ट को। अब हम इस कंसेप्ट पे आते हैं। अब ज्यादातर क्या होता है, जनरली स्टूडेंट्स क्वेश्चन समझ लेते हैं, सब कुछ हो जाता है, उन्होंने क्वेश्चंस करे भी होते हैं, बट दे डोंट नो कि द एल्गोरिथम नेम इज नैपसैक और द एल्गोरिथम नेम इज अनबाउंडेड नैपसैक। तो ये इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, आप बता सकते हो दिस एल्गोरिथम आई एम यूजिंग एंड दिस इज बेसिकली द मीनिंग और द फंडामेंटल ऑफ दिस एल्गोरिथम जो कि हम अपने क्वेश्चन में यूज करने वाले हैं। सो आई थिंक यहाँ तक आप सबको क्लियर होगा। अगर कोई डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में आप डेफिनेटली पूछ सकते हो। अब यहाँ पे बॉटल के साइजेस गिवन है, बॉटल साइजेस के अंदर 1 2 और 5, ये 3 साइज की बॉटल है, और टारगेट है मेरे पास 5 का मुझे बनाना है, ठीक है। अब देखो हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग रिकर्जन। अब रिकर्जन में हमारे पास एक कंसेप्ट होगा, या तो हम उसको टेक करेंगे या फिर हम उसको नॉट टेक करेंगे, यही सिनेरियो होगा। अब अगर मैं रिकर्जन कर रही हूँ मतलब मैं लास्ट से स्टार्ट करूंगी, तो अगर मैं सेकंड इंडेक्स से स्टार्ट करती हूँ, सो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया और मेरा अभी के लिए करंट टारगेट क्या है 5, तो मैंने 5 अपना टारगेट भेज दिया। सो दिस इज माई इंडेक्स एंड दिस इज माई टारगेट वैल्यू। अब मैं इस सेकंड पे मेरे पास क्या ऑप्शन होगा, मैं इसको चूज करूंगी या मैं इसको चूज नहीं करूंगी, मुझे वो सारे केसेस लेके आने हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर हम ये देखेंगे कि इसको चूज अगर मैं करती तो आई विल से टेक, और अगर मैं इसे चूज नहीं करती तो मैं उसे नॉट टेक बोल देती, तो ये नॉट टेक का केस आ जाएगा और यहाँ पे टेक का केस आ जाएगा। तो नॉट टेक और टेक करके जितने भी केसेस बन सकते हैं उन सारे ही केसेस को मुझे लास्ट में रिटर्न कर देना है, बिकॉज एट द एंड व्हाट वी वांट द सम ऑफ ऑल दीज, कि कितने पॉसिबल केसेस हैं, जितने पॉसिबल केसेस है दैट वी नीड टू जस्ट रिटर्न, राइट। इसमें एक और केस बन सकता था 2 1 1 1, ये भी बन सकता था, तो टोटल 4 केसेस हो गए। रात में जस्ट दैट वी आर गोइंग टू रिटर्न नॉट टेक प्लस टेक, जितने भी केसेस बन पाएंगे। अब टेक या नॉट टेक हम किस सिनेरियो के बेसिस पे लेंगे? तो देखो अगर मैं इस लास्ट इफ आई एम इट इज दिस इंडेक्स, राइट, तो मैं इस इंडेक्स को अगर कंसीडर कर रही हूँ, राइट, अगर कर रही हूँ तो वो हम लेंगे टेक में, अगर नहीं कर रही तो मैं नॉट टेक में लूंगी।
पहले बात करते हैं इफ आई एम नॉट टेकिंग इट। इफ आई एम नॉट टेकिंग इट तो मैं इसकी वैल्यू को अपने टारगेट अमाउंट से सब्ट्रैक्ट नहीं करूंगी बिकॉज आई एम नॉट टेकिंग इट, और मैं सीधा सीधा नेक्स्ट पिछले इंडेक्स पे चली जाऊंगी। ऐसा ही करूंगी। अगेन आई एम स्पीकिंग कि अगर यहाँ पे मैं इस वैल्यू को टेक नहीं कर रही हूँ तो मैं अपने टारगेट से क्यों ही सब्ट्रैक्ट करूंगी कि मैंने इसे तो लिया ही नहीं है, राइट। और मैं सीधा सीधा बस एक कदम पीछे चली गई, तो टेक में मैं अपने इसी सेम फंक्शन को कॉल करूंगी विद इंडेक्स -1 एंड द टारगेट अमाउंट सेम रहेगी। सो दिस इज द नॉट टेक रिकर्जन फॉर्मूला। टेक के केस में क्या होगा, पहले मुझे बताओ कि टेक क्या मैं हर केस में लूंगी। अगर लेट से मेरा टारगेट होता 4 नॉट 5, इफ माई टारगेट इज 4, तो और मैं इधर होती तो मैं क्या 5 लीटर की बॉटल लेती? नहीं, क्योंकि मुझे उसे कंप्लीटली फिल करना है ना, इसलिए। तो मैं 5 से 4 को नहीं बना सकती हूँ बिकॉज ये ज्यादा है। इट मीन्स कि टेक हमेशा ऐसे ही नहीं आएगा, टेक के बाहर एक कंडीशन लगेगी। वो कंडीशन होगी कि टेक सिर्फ तभी करना है अगर ये जो कॉइन, लेट से ये मेरे पास बॉटल वाला आ रहा है, तो मैं इसको बी एरे से डिनोट कर लेती हूँ। सो मेरे पास अगर ये बॉटल वाला एरे है और इसके इस पर्टिकुलर इंडेक्स में जो वैल्यू पड़ी है, अगर ये वैल्यू छोटी है या इक्वल है मेरे टारगेट वैल्यू से, उसी केस में टेक करो। अगर ऐसा नहीं है तो इससे पहले हम टेक को 0 मान लेंगे, और अगर टेक की कंडीशन ट्रू होगी तभी रिकर्जन कॉल जाएगा, अदरवाइज टेक विल बी 0 एंड हम सिर्फ नॉट टेक को कंसीडर करेंगे उस पर्टिकुलर कॉल के लिए। ठीक है, अभी कंफ्यूजन अगर थोड़ी बहुत हो रही है, डोंट वरी, मे बी अगर आप रिकर्जन स्टार्टिंग से बहुत बेसिक क्लियर नहीं है और डायरेक्टली वीडियो देख रहे हो तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम डेफिनेटली हो सकती है। बट वंस हम इस रिकर्जन को कंप्लीट करें, मैं इसका पूरा रिकर्सिव ट्री बना के दिखाऊंगी, इसे ड्राई रन करेंगे, देन थिंग्स विल बी मोर क्लियर टू यू। ओके, सो अब यहाँ पे टेक वाले केस में हम देख सकते हैं दैट इन दिस सिनेरियो अगर मैं टेक करती हूँ तो मैं इसी सेम फंक्शन को कॉल करूंगी। बट नाउ द ट्विस्ट केम, मैं यहाँ पे किसी भी चीज को मल्टीपल टाइम्स चूज कर सकती हूँ, और अगर मैं मल्टीपल टाइम्स चूज कर सकती हूँ इट मीन्स कि मैं इससे पीछे नहीं जाऊंगी। मैं ट्राई करूंगी कि क्या मैं दोबारा इसकी हेल्प से अपने टारगेट को ले सकती हूँ या नहीं। इट मीन्स इंडेक्स विल रिमेन सेम, बट टारगेट में से अब जो मेरी वैल्यू है वो माइनस हो जाएगी, दैट विल बी एरे नॉट बॉटल है ना, सो बॉटल ऑफ आई। सो दिस इज द मेन थिंग। अब हमने यहाँ पे दोनों रिकर्जन कॉल तो कर ली, पर बेस केस क्या होगा, तो बेस केस को बहुत ध्यान से समझना। लेट्स से कि आपके पास यहाँ पे 1 है या फिर आपके पास यहाँ पे 2 है, ठीक है, एक सिंगल आ रही है 0 इंडेक्स पे, तो 0 इंडेक्स को हम बेस केस बना रहे हैं कि ये सब करते अगर मेरा इंडेक्स 0 पे आ गया, दैट इज गोइंग टू बी अवर बेस केस। अब कैसे बनेगा, तो अगर मेरा यहाँ पे सिर्फ 2 है और मेरा टारगेट वैल्यू 5 है, तो मुझे बताओ कि क्या मैं इस टारगेट को इसके साथ अचीव कर सकती हूँ? नहीं, कर ही नहीं सकती, क्योंकि अगर मैं 2 को 2 बार भी ले लूंगी तो 4 आएगा, और 3 बार ले लूंगी तो 6 आएगा, तो कभी भी 5 आ ही नहीं सकता, सो आई कांट अचीव इट। बट वही अगर यहाँ 2 था और मेरी टारगेट वैल्यू 4 होती तो क्या मैं अचीव कर पाती? सो डेफिनेटली यस। कैसे बता पा रही हूँ मैं? बिकॉज 2 को मैं 2 टाइम्स अगर कंसीडर करूंगी, बिकॉज मेरे पास यहाँ पे मैं जितनी मर्जी बार कंसीडर कर सकती हूँ। अगर मैं जितनी मर्जी बार कंसीडर कर सकती हूँ तो 2 को 2 बार कंसीडर करके मेरे पास ये टारगेट वैल्यू आ रही है, राइट। तो इट मीन्स यहाँ से बेस केस बनता है कि अगर जो मेरा इंडेक्स है वो 0 पे है, तो क्या करो, ऐसा करो कि चेक करो कि जो मेरा टारगेट है उसको जब मैं मॉड्यूलस करूं, किससे, इस वैल्यू से जो कि इस बॉटल वाले एरे में 0 पे पड़ा हुआ है, अगर वो अगर वो पूरा पूरा डिवाइड हो पा रहा है, जैसे 4 मॉड्यूलस 2 इज 0, इट मीन्स कि यस ये मुझे दे देगा, बट 5 मॉड्यूलस 2 इज इक्वल टू 1, इट मीन्स नॉट पॉसिबल। तो अगर पॉसिबल है तो रिटर्न कर दो 1, बिकॉज वहां से एक केस बन जाएगा, तो हमने रिटर्न कर दिया 1। बट अगर पॉसिबल नहीं है तो इसके अंदर ही एल्स में वी आर गोइंग टू रिटर्न 0, की इस केस के लिए तो पॉसिबल नहीं है। फाइन, सो दिस इज अवर बेस केस, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये क्लियर है, और ये यहाँ पे बेस केस जो मैंने अभी जस्ट यहाँ लिखा, यहाँ पे स्पेस नहीं है, सो यहाँ पे आ जाएगा एंड दिस। सो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। दिस इज द बेसिक रिकर्जन कोड जो अभी मैंने आपको बताया। डेफिनेटली वी आर गोइंग टू ऑप्टिमाइज इट, बिकॉज अगर आप इन्फोसिस की बात कर रहे हैं तो दे आर गोइंग टू, इसमें बहुत ज्यादा टेस्ट केसेस होते हैं और उसके टीएलई इशू आने के चांसेस बहुत हाई रहते हैं, बट स्टिल हम क्वेश्चन को एकदम बेसिक से कर रहे हैं। सो हमें वेरी फर्स्ट स्टेप इसका रिकर्सिव सॉल्यूशन बनाना था, जो कि हमने क्रिएट कर लिया। नाउ एक बार इसका रिकर्जन ट्री हम कंप्लीट करके बना लेते हैं, जिसमें भी बनेगा, ताकि आपको इंट्यूशन आ जाए अच्छे से कोड के बारे में। How we will do that? मेरे पास एक फंक्शन था, ठीक है, अगर मैं यही मान लेती हूँ कि मेरे पास जो बॉटल है कॉइन वाला आ रहा है या बॉटल्स है, तो वो बॉटल है मेरे पास 1, 2 और 5 की, और यहाँ पे मेरे पास जो टारगेट है वो 5 है, ठीक है। आई होप यू गेट इट। नाउ वन, एक चीज बेटर रहेगी कि 1, 2, 3 ले लेते हैं, ठीक है। और टारगेट में ले लेती हूँ, लेट मी टेक सम अदर टारगेट। लेट से टारगेट हमने ले लिया 4, ठीक है। अब 4 टारगेट को मुझे इन बॉटल्स की हेल्प से चेक करना है कि मैं अचीव कर सकती हूँ या मैं नहीं अचीव कर सकती हूँ। तो दिस इज इंडेक्स 0, दिस इज इंडेक्स 1, दिस इज इंडेक्स 2।
तो इंडेक्स 2 से टारगेट 4 के साथ मैंने शुरू कर दिया। अब होगा या तो मैं इसे नॉट टेक करूंगी या फिर मैं इसे टेक करूंगी। अगर मैं इस 3 को नॉट टेक करती हूँ तो मैं डायरेक्टली पहुंच जाऊंगी इंडेक्स 1 पे और मेरा टारगेट 4 ही रह जाएगा। बट अगर मैं इस 3 वाले इंडेक्स को टेक करती हूँ, पहले देखो टेक कर सकते हैं, हाँ, क्योंकि ये जो 3 वैल्यू है ये छोटी है इस 4 से, तो मैं ले सकती हूँ। तो अगर मैंने टेक कर दिया तो मैं इंडेक्स तो 2 पे ही रह जाऊंगी, बिकॉज मे बी हम इसी चीज को दोबारा से भी यूज कर सके इसलिए। बट ये जो 4 है, दिस वैल्यू विल बी रिड्यूस टू 1, बिकॉज हम 3 लीटर्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, सो 4 माइनस 3 अमाउंट बच गया 1। फाइन। अगर ये क्लियर नहीं हुआ तो पहले खुद से बना के प्लीज देख लो नोटबुक में, उसके बाद आगे वाले स्टेप्स देखो। अब नेक्स्ट थिंग क्या है, अब इस सिनेरियो में भी अगर मैं 1 पे हूँ तो इसमें भी नॉट टेक और टेक का केस आएगा। नॉट टेक वाले केस में हम देख सकते हैं नॉट टेक इज दिस, राइट? सो इट इज फर्स्ट वाले इंडेक्स को अगर मैं नहीं ले रही तो इट विल अगेन बिकम 0 इंडेक्स पे पहुंच गई मैं, एंड द वैल्यू इज बिकमिंग 1, राइट? बट अगर मैं टेक कर लेती तो ये फंक्शन कॉल जाती है, अगर मैं 1 वाले को टेक कर रही हूँ तो मैं 1 वाले पे ही रहती पहले तो, और मैं इसमें से 2 माइनस करती, मतलब 2 टारगेट बच गया। फाइन। सो अभी पहले मैं ये लेफ्ट वाली कॉल्स कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर हम राइट वाली पे आएंगे। नाउ अब नेक्स्ट स्टेप में हम आ गए जीरो इंडेक्स पे। जीरो इंडेक्स हमारा बेस केस है। तो बेस केस में अब क्या होगा, यहाँ पे मेरे पास 1 है और मेरा टारगेट 4 है, तो ये चेक करेगा 4 मॉड्यूलस 1 क्या 0 आ रहा है, हाँ। तो इट मीन्स ये 1 रिटर्न कर देगा कि एक केस पॉसिबल है। सो बिकॉज दिस इज द बेस केस, यहाँ से हमें 1 रिटर्न हो जाएगा, बिकॉज इट इज पॉसिबल। तो मुझे इसका काउंट मिल गया 1 कि हाँ यहाँ से मैं 4 बना सकती हूँ। एंड वाई, बिकॉज हमने बेस केस में वो लॉजिक लिखा हुआ है। सो नाउ यहाँ से 1 रिटर्न हुआ, सो दिस एंट्री इज कंप्लीटेड, एंड इसकी लेफ्ट कॉल से मेरे पास आ गया है 1, नॉट टेक वाली केस से। टेक वाले केस में, और नॉट टेक वाला केस क्या हुआ जिसमें हम 1 1 1 और 1 को कंसीडर करते 4 बनाने के लिए, तो वो वाला केस अब काउंट हो चुका है। अब हम टेक वाले केस में आ चुके हैं, और टेक वाले केस में एफ ऑफ 1 2 है। ठीक है, अब इसको भी मैं टेक और नॉट टेक करती हूँ, तो नॉट टेक करूंगी तो मैं आ गई 0 पे और मेरा टारगेट 2 रह गया। और अगर मैं टेक वाला केस करती हूँ तो मेरा अभी मैं 1 पे ही रह जाऊंगी, बट 2 माइनस 2 0, यहाँ पे मेरा टारगेट हो गया 0। ठीक है, यहाँ तक भी हमें क्लियर है? ओके, अब जैसे ही मैं 0 पे आई और मेरा टारगेट है 2, ठीक है, तो 0 इंडेक्स पे 1 पड़ा है, तो 2 मॉड्यूलस 1 मुझे 0 दे रहा है, हाँ, मतलब यहाँ से भी पॉसिबल है, तो इट इज ऑल्सो गोइंग टू रिटर्न अस 1 वैल्यू। फाइन। और ये कौन से वाला केस है, ये केस है कि आपने पहले लास्ट को नहीं लिया, फिर 1 वाले को ले लिया, मतलब 2 लिया और उसके बाद 1 लिया, तो डेफिनेटली हम 4 बना सकते हैं। ये कौन से केस को गिन रहा है, 2 1 और 1 वाले। तो मैं यहाँ पे साथ साथ केसेस भी बना रही हूँ कि कौन से केस का आंसर मुझे 1 1 ला के दे रहा है। ठीक है, आई थिंक इतना, इसके बाद और क्लियरिटी क्या चाहिए, ठीक है, क्लियर होना चाहिए, बड़े थ्री पीस अच्छे से बना के देखना। अब एफ ऑफ 1 0 पे हम आ गए। अब 1 0 पे भी अगेन यहाँ पे टेक नॉट टेक होगा और यहाँ पे टेक होगा। अगर मैं टेक नहीं करती हूँ आई विल बी एट 0 इंडेक्स विद 0 वैल्यू, बट अगर मैं टेक कर लेती हूँ आई विल बी एट फर्स्ट इंडेक्स, बट स्टॉप हियर, बिकॉज मेरा टारगेट 0 हो गया। नाउ इफ द टारगेट इज 0, तो हम क्या करेंगे, तो अगर मेरा टारगेट ही 0 है तो 0 मॉड्यूलस एनीथिंग, 0 मॉड्यूलस एनीथिंग कुछ भी करूंगी तो मुझे 0 देगा, मतलब 1 ही रिटर्न हो जाएगा, सो इट्स ऑल्सो गोइंग टू रिटर्न अस 1। और ये कौन सा केस है, ये केस है कि मैंने 2 को 2 बार ले लिया, तो मतलब ये कौन सा केस काउंट हो रहा है कि 2 2 वाला, कि मैंने 2 को ही 2 बार ले लिया था। और इस केस में क्या होगा, 0 इंडेक्स है और टारगेट 0 है, तो 0 टारगेट है। अगर मैं इसको मॉड्यूलस करती हूँ किसके साथ, फ्रॉम द वैल्यू जो कि हमारे पास है एट वेरी फर्स्ट इंडेक्स 2 के साथ, आई एम एट 0 इंडेक्स एंड टारगेट भी 0 है 1 के साथ, तो 0 आ जाएगा, राइट? ओके, सो यहाँ तक हमें इतना क्लियर हो चुका है कि हम हर बार नॉट टेक और टेक ये दो केसेस बना रहे हैं। अब और हमने यहाँ पे टू, अभी एक्चुअल में क्या क्या केस बन सकता है 4 बनाने के लिए, 1 1 1 और 1, 2 और 2। ठीक है, 2 1 1 ये बन सकता है। और 4 कैसे बना सकते हैं हम, मे बी 1 1, बस आई थिंक ये 3 ही केस बन सकते हैं फॉर क्रिएटिंग 4, राइट? एंड 3 और 1 भी है, सॉरी 3 एंड 1। ठीक है, तो दीज आर द 4 केसेस जो हम यूज कर सकते हैं टू मेक 4। उसमें से ये वाला केस कवर हो गया, ये वाला केस कवर हो गया, और साथ ही साथ मैंने यहाँ पे 2 1 1 और ये 3 केसेस कवर कर दिए।
अब केस कौन सा बचा है जिसमें मैंने 3 को कंसीडर करा होगा, और वो केस कहाँ पे आएगा, इन दिस साइड, बिकॉज 3 मतलब सेकेंड इंडेक्स, और सेकेंड इंडेक्स को टेक करेंगे तो वो केस डेफिनेटली यहाँ से बनेगा। तो मेरे पास चारों केसेस निकल के आ जाएंगे। सो नाउ आई होप यू गेट इट विद दिस रिकर्जन सॉल्यूशन कि कैसे हमने इसे सॉल्व करा। एक बार इस ट्री को पूरा बना के देख लेना, बट स्टिल हमने काफी कंप्लीट कर लिया है। नाउ अब अगर आपको यहाँ तक की क्वेश्चन क्लियर है तो लेट्स कम। ऑल्सो आई वुड वांटेड टू से कि ये जो आपने यहाँ पे सॉल्यूशन सॉल्व किया है, ये सेम कोड आपको लीड कोड पे भी मिल जाएगा विद प्रॉब्लम कॉइन चेन टू। तो सिमिलर काइंड ऑफ प्रॉब्लम लीड कोड पे भी है। सो वन थिंग वी कैन डू, हम लीड कोड पे अगर सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम कॉइन चेंज टू, सो हियर यू कैन सी कि ये भी सेम क्वेश्चन है जिसमें अमाउंट एंड कॉइन्स है, बट उसमें बस जस्ट वाटर चेंज हो गया था। रेस्ट द थिंग्स आर सेम। तो इसको मैं अभी के लिए रिमूव कर देती हूँ। लेट मी जस्ट रिफ्रेश दिस, एंड अब हम इसे एकदम फ्रेशली स्टार्ट करते हैं। सो सी, सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे रिकर्जन कॉल करनी है, और मुझे रिकर्जन के लिए एक हेल्पर फंक्शन चाहिए होगा, बिकॉज मुझे अपने इंडेक्सेस का चाहिए। तो मैंने एक पब्लिक स्टैटिक इंटीजर हेल्पर फंक्शन क्रिएट कर लिया। अब इस हेल्पर फंक्शन में मैं इंडेक्स और उसके साथ अमाउंट भेज रही हूँ, और साथ में कॉइन नेम का एरे भेज रही हूँ। राइट, अब इधर से मुझे जस्ट क्या करना है, आई वॉन्ट द साइज, सो कॉइन्स डॉट लेंथ, ताकि मुझे साइज पता चल जाए। नेक्स्ट थिंग, मुझे हेल्पर फंक्शन को कॉल करना है, एंड हेल्पर फंक्शन के अंदर आई हैव टू पास द इंडेक्स n-1, बिकॉज हम लास्ट से स्टार्ट करेंगे। अमाउंट विल बी अमाउंट, एंड कॉइन्स एरे को हमने पास कर दिया, और यहाँ से जो भी वैल्यू आएगी दैट आई एम गोइंग टू रिटर्न, बिकॉज दैट विल बी माई आंसर। नाउ सबसे पहले व्हाट इज द बेस केस जिसकी मैंने बात की थी, दैट विल बी अगर आई जीरो होता है तो हम उसको हैंडल करेंगे। उसके अलावा मेरे पास एक केस होगा नॉट टेक वाला। नॉट टेक वाले केस में मैं हेल्पर को ही फंक्शन को कॉल करूंगी। इंडेक्स विल बिकम 1 - बिकॉज हम पीछे चले जाएंगे। अमाउंट एज इट इज रहेगी, बिकॉज हमने टेक ही नहीं किया तो अमाउंट में क्या चेंजेस आएंगे, और कॉइन एरे को हम भेज देंगे। बट जो टेक वाला केस है वो स्टार्टिंग में तो जीरो रहेगा, बट ये कंडीशन होगी कि कॉइन एरे में इस इंडेक्स पे जो वैल्यू है, इफ इट इज लेस देन इक्वल टू अवर अमाउंट, उसी केस में हम उसे कंसीडर करें। तो इसके लिए मैंने टेक की कॉल को एक कंडीशन बेसिस पे रख दिया, जिसमें हम सेम ही जगह पे रहेंगे, बट उसके साथ साथ आई विल सेंड द अमाउंट माइनस कॉइन ऑफ आई, एंड साथ में मैं कॉइन एरे को भी पास कर दूंगी। सो आई होप यू गेट इट, आपको यहाँ तक क्लियर होगा। एंड एट द एंड वट वी आर गोइंग, वी आर जस्ट रिटर्निंग नॉट टेक प्लस टेक केस। ठीक है, एंड ये करने के बाद अगर आई की वैल्यू जीरो है तो मुझे क्या चेक करना है कि जो मेरी अमाउंट बची है, अगर उसे मॉड्यूलस करने पे कॉइन ऑफ आई से इफ इट इज जीरो तो मतलब पॉसिबल है, और पॉसिबल केस में वी आर गोइंग टू रिटर्न 1, अदरवाइज एल्स केस में वी आर गोइंग टू रिटर्न जीरो। सी, मे बी आपको थोड़ा सा डिफिकल्टी या कंफ्यूजन हो सकती है। दैट्स वाई आई वुड से कि अगर आप फर्स्ट टाइम इस टाइम के प्रॉब्लम को कर रहे हो, या फर्स्ट टाइम इसको समझ रहे हो, तो प्लीज इसे ड्राई रन करके देख लेना। उसके अलावा नो बडी कैन एक्सप्लेन यू लाइक दिस, राइट, कि हमने एक एक स्टेप अच्छे से समझ लिया है, बट स्टिल यू नीड टू प्रैक्टिस इट बाय योरसेल्फ। तो एक बार वो प्लीज कर लेना। ये हो गया, एंड यहाँ तक कंप्लीट है, हमने रिटर्न भी कर दिया। नाउ लेट्स फर्स्ट चेक अगर हमारे टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं। सो या, जितने भी सिंपल टेस्ट केसेस हैं वो पास हो रहे हैं, पब्लिक वन। नाउ लेट्स ट्राई फॉर प्राइवेट एज वेल। पब्लिक तो पास हो रहे हैं, अब सबमिट करते हैं। सो एज एक्सपेक्टेड कि यहाँ पे टीएलडी आ गया, हमारा सॉल्यूशन बिल्कुल सही है, बट इट इज नॉट ऑप्टिमाइज। अब इसे ऑप्टिमाइज करने के लिए वी आर गोइंग टू यूज द डीपी। अब इसमें डीपी को कैसे यूज करें, तो उसके लिए पहले हम यहाँ पे आ जाते हैं, एंड देन हम अपने कोड में चेंजेस करेंगे। देखो सिंपल है, मेरे पास इसमें क्या क्या चीजें हैं। मैं हर बार किसी इंडेक्स पे हूँ, राइट। एक तो मुझे इंडेक्स का ट्रैक रखना है, और दूसरा मेरी अमाउंट चेंज होती जा रही है। हर इंडेक्स में मेरी क्या अमाउंट है मुझे उसका भी ट्रैक रखना है। तो मतलब मुझे एक 2D डीपी चाहिए होगा, जिसमें इंडेक्स मतलब कि जितना एरे का साइज है n, और साथ ही साथ जितनी अमाउंट है उससे 1 + 1 करनी है। बिकॉज अगर अमाउंट 4 है तो मुझे एक ऐसा डीपी एरे चाहिए होगा। सी, अगर मेरे पास कॉइन्स वाला जो एरे है, इफ इट इज 1, 2 एंड 3, एंड माई टारगेट वैल्यू इज 4, ठीक है। अब मैं कॉइन से ही रेफरेंस कर रही हूँ, बिकॉज सेम क्वेश्चन आई टोल्ड यू कि वो सेम है। तो मुझे एक ऐसा 2D डीपी एरे चाहिए जिसमें हर कॉइन मतलब 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, मतलब यहाँ पे कॉइन 1 की बात हो रही है, कॉइन 2 की बात हो रही है, और कॉइन 3 की बात हो रही है, और फिर यहाँ पे अमाउंट की बात हो रही है, 0, 1, 2, 3 और 4। होगा क्या कि अगर मुझे जीरो मीन्स ऐसे स्टार्टिंग में पूरा टीपी एरे विल बी -1। अब होगा क्या, जब मेरी पहली कॉल गई थी,
अगर मैं आपको एक ट्री दिखाऊं तो इस कॉल से जो मेरा रिजल्ट आएगा, लेट्स से, बट जो भी मेरे पास 0 2 का रिजल्ट आएगा, 0 2 का रिजल्ट यहाँ से 1 आ रहा था, राइट, और यहाँ पे हमने जो कॉल करा था दैट इज 0,4, तो 0 4 का रिजल्ट ऊपर 1 गया था। तो हम अपने डीपी एरे में उसको फिल करते रहेंगे कि 0 वाले इंडेक्स पे, मतलब इस फर्स्ट कॉइन को अगर मुझे 4 बनाना है तो वो पॉसिबल है तो उसमें 1 कर दो, कि मतलब मैं 1 वाले कॉइन से 4 बना सकती हूँ, हाँ हाँ, तो मैंने 1 कर दिया। ठीक है, तो इस टाइप से हम लिखते जा रहे हैं। और नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे 1,0, अब 1,0 वाले 0,2, 0,2 वाले केस में भी 1 आया था, तो इट मीन्स कि 1 वाले कॉइन के साथ क्या मैं 2 बना सकती हूँ, हाँ, 1 वाले कॉइन के साथ 3 भी 1 आएगा और 1 भी 1 आएगा, बिकॉज मैं ये सारे केसेस बना सकती हूँ। तो हम डीपी एरे को इस टाइप से सॉल्व कर रहे हैं कि अगर जब भी रिकर्जन कॉल गई, अब रिकर्जन कॉल इसकी और इसके लिए गई थी फॉर 1, तो वो ऑलरेडी सॉल्व होकर उनकी वैल्यूज यहाँ पे पड़ी है। 1 का मतलब है कि अगर इसके साथ इसकी कॉल जा रही है कभी भी, तो इट मीन्स कि यस इट इज पॉसिबल, बिकॉज हर बार मुझे पॉसिबिलिटी बतानी है। पॉसिबिलिटी आएगी यस या फिर नो, यस मतलब 1, नो मतलब 0। तो हो क्या रहा है, वो बेसिकली इतना रहा है कि हर एक कॉइन के साइज या बॉटल के साइज, अगर मैं इस क्वेश्चन पे आ जाऊं तो लेट मी टेक द बॉटल एग्जांपल, तो हर एक बॉटल के साइज पे क्या मैं 0 टारगेट, 1 टारगेट, 2 टारगेट, 3 और 4, जितना मेरा टारगेट है उस टारगेट के अकॉर्डिंग बना सकती हूँ या नहीं, मुझे उसके लिए यस और नो रखना है, ताकि मैं फ्यूचर में अगर सेम बॉटल के साथ सेम टारगेट आता है तो मैं उसे रीयूज कर सकूं रेदर देन रिकम्प्यूटिंग इट। दैट इज डीपी। ठीक है, अगर आपको इतना क्लियर हो पा रहा है तो आई थिंक कि अब आप इसको भी अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। एंड दैट इज की हम यहाँ पे डीपी कहाँ लगाए। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक डीपी एरे क्रिएट कर लेती हूँ, लेट मी फुल द स्क्रीन। राइट, तो मैंने यहाँ पे एक डीपी एरे क्रिएट कर लिया। अब ये जो डीपी एरे है इट विल बी न्यू इंटीजर एंड ऑफ कोर्स एन, जो कि मेरा एरे का साइज है, एंड इट विल बी अमाउंट प्लस 1। अमाउंट प्लस 1 क्यों, क्योंकि वो 0 0 भी आ जाता है ना इंडेक्स, इसलिए। अब इसमें मैं साथ में डीपी एरे भी पास कर दूंगी, एंड हियर ऑल्सो। फाइन, अब ये सब कुछ होने के बाद जब भी मैं टेक या नॉट टेक पे जा रही हूँ, फर्स्ट मुझे ये चेक करना है कि अगर डीपी ऑफ उस इंडेक्स और उस अमाउंट के साथ मैं ऑलरेडी सॉल्व कर चुकी हूँ, इट मीन्स इफ इट इज नॉट इक्वल्स टू -1, इन दैट सिनेरियो मैं उसी को रिटर्न कर दूंगी। बट मैं इसकी वैल्यू को इंसर्ट कहाँ पे करा रही हूँ, तो आंसर को रिटर्न करने से पहले, ठीक, मैं उसे पहले इंसर्ट कराऊंगी। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ कि जो भी आ रहा है टेक प्लस नॉट टेक करके पहले वो डीपी आरए में जाए, ताकि अगर इन फ्यूचर सेम कैलकुलेशंस आती हैं तो हम उसे डायरेक्टली यहाँ पे यूज कर सकें। ठीक है, तो इट इज जस्ट कि जो पास्ट में हुआ उसको हम याद रखें एक एरे के अंदर, एक मेमोरी के अंदर, डीपी आरए के अंदर, ताकि फ्यूचर में जब सेम केस आए तो मुझे उसे बार बार रिकम्प्यूट ना करना पड़े। अब आई वांट की डीपी एरे में बाय डिफॉल्ट पूरा एरे -1 हो जाए, तो उसके लिए क्या करेंगे, एक फॉर लूप लगाई एरे टाइप की। इसने डीपी से एक एरे को उठाया, मतलब फर्स्ट रो को उठाया, फिर सेकंड को, फिर थर्ड को, रो बाय रो मैं उठा रही हूँ, और एरेज डॉट फिल मेथड से रो बाय रो मैं उसको -1 कर रही हूँ। तो इससे मेरा एरे -1 हो गया और मैंने यहाँ पे पास कर दिया। अब जहाँ पे भी मैंने रिकर्जन कॉल करी है, हियर आई ऑल्सो नीड टू पास द डीपी एरे। नाउ लेट मी रन द कोड। ओके, यहाँ पे AMT नहीं है, इट इज AMOUNT। सो ऑल द टेस्ट केसेस आर फाइन, एक बार सबमिट करके देखते हैं। So yes, here also it's working fine. Although this is not the perfect solution or the best optimal solution, but still ये एक ऐसा solution है जिससे हमारे time limit exceed का error चला गया, because हमने इसके अंदर memoization complete कर दिया है। राइट, अब हम इसके अंदर टेबुलेशन एंड स्पेस ऑप्टिमाइजेशन करेंगे ताकि हमारा क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो जाए। बट आई होप यू अंडरस्टैंड इट, हम क्वेश्चंस को जस्ट सॉल्व नहीं कर रहे, आई एम ऑल्सो एक्सप्लेनिंग यू द कंसेप्ट, तो आप उस कंसेप्ट से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस को जाके सॉल्व करना। सो लेट्स अंडरस्टैंड द मोर बेटर वे जिससे मैं इसको और ऑप्टिमाइज कर सकती हूँ यूजिंग टेबुलेशन।